नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं हरियाणा में आने वाली भर्ती एएलएम, एसए, जेई के लिए या फिर राजस्थान में आने वाली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कंप्लीट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताया करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कमेंट कर दिया करो भाई, कर दिया करो। आपके जितने व्यू है उसका 1% भी कमेंट नहीं है, तो मेरे को थोड़ा फील होता है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो नॉर्मल सा ही कमेंट कर दिया करो, सर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी थी। राम राम भी लिख दिया करो, इस बहाने राम का नाम आप भी ले लोगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो मैं भी ले लूंगा। समझ रहे हो ना, कमेंट बहुत मायने रखता है। क्योंकि कोई बच्चा नया आता है तो वो देखता है कि भाई कमेंट कैसा है, कि क्लास में दम है कि नहीं है। दम है तभी आप देख रहे हो, नहीं दम होता तो आप क्यों देखते? नॉर्मल सी बात है। तो जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें ये टॉपिक आता है तो अपनी प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इतना डिटेल से हम सॉलिड वाला पढ़ते हैं। तो आज सेकंड क्लास है तो पिछले क्लास का सारा रिवाइज करेंगे। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको मैंने कल वाली क्लास की डाल दी है। ऐप पे जाइए, अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और इसी क्लास से रिलेटेड जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वन लाइनर प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने पीछे आपको दिखाए थे। और टॉप 100 क्वेश्चन जो पीडीएफ आपको मैंने दिखाई थी वो आपको मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जो दो चैप्टर मैंने करवाए हैं, एक तो करवाया ट्रांसफॉर्मर और एक करवाया आपका कौन सा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप बाकायदा देख सकते हो उनकी पीडीएफ और उनके वन लाइनर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने वहां प्रोवाइड करवा रखे हैं। पहले मैं इंडिविजुअल डाल रखा था लेकिन बहुत सारे बच्चों के ये आया कि सर बार बार खरीदना पड़ता है, झंझट है। ठीक है, इस वजह से ना सारे इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लास यूट्यूब पे फ्री और उसकी कंप्लीट एक ही बैच बना दिया। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, जहां लोग मेरे से 10 गुना महंगे कोर्स बेच रहे हैं। मतलब 1500, दो हजार, ढाई ढाई हजार, हजार रुपए। मैंने ये सारा बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। और इसकी थ्योरी के लिए जो आपकी पीडीएफ है वन लाइनर क्वेश्चन, वो मैं नहीं, वो कोई बनाता है, उसको मैं पे करता हूँ। उसके लिए मैंने मात्र 200 रुपए चार्जेस रखा है। इसमें आपकी 150 क्लास की पीडीएफ है ना, और उसके वन लाइनर क्वेश्चन, और कम से कम एक चैप्टर के अगर 100 क्वेश्चन देता हूँ, 2500 चैप्टर है तो 2500 या 3000 क्वेश्चन मैं आपको उसके दूँ। समझ रहे हो, तो वो आपके लिए परचेज कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बाद फिर अपनी क्लास का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बाद जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है वो है कंप्यूटर। हरियाणा वाले बच्चे और बाहर वालों को भी यही है, थ्योरी के साथ दूसरा जो वेटेज रखता है वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भाई स्टार्ट किया है आज, उसकी मैंने दूसरी क्लास डाली है। पहली क्लास का मैं पीडीएफ दिखाता हूँ। बच्चे इलेक्ट्रिकल थ्योरी तो देख रहे हैं, कंप्यूटर को नहीं देख रहे, तो एक बार मैं कंप्यूटर की पीडीएफ दिखाता हूँ। पढ़ने का वही तरीका है, ये नहीं कि वहां भी हम कुछ हल्का पढ़ाएंगे। जो मैं कराता हूँ बहुत सॉलिड कराता हूँ, या तो पंगा लेंगे नहीं लेंगे तो फिर आपके माइंड में, जहन में उतारेंगे और उससे आपका सिलेक्शन होगा। हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, तो भाई इसके पीछे कोई रीजन भी ऐसे ही नहीं मैं यहाँ खड़ा होके ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ तो सिलेक्शन होगा, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। लेकिन वो मेहनत ही आपके सक्सेस में आएगी। मेरा रोल 1% रहेगा, 99% आपकी मेहनत रहेगी। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, एक एक चीज यहाँ ऐसे लिखी और आपके माइंड में मोती की तरह पिरो दी जाएगी, भाई आप भूल नहीं पाओगे। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस क्लास को अटेंड करना। दो क्लास मैंने दे दी है, सुबह पहली क्लास कंप्यूटर की और दूसरी क्लास इलेक्ट्रिकल थ्योरी की आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी, इस क्लास से रिलेटेड ना 30 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन। छोटा टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास के साथ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को आप लगाइए और देखिए आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता। क्लास लगाने के बाद देखिए, पहले तो पता ही है, आता होता तो फिर देखते ही क्यों। जिनको आता है उनको बहुत अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता खास करके आईटीआई, पॉलिटेक में ट्रेड ही अपनी है, तो कंप्यूटर से कोई वास्ता ही नहीं है। बीटेक में भी फिर हमने कितना, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, कंप्यूटर नहीं सिखा रहा। कहीं तुम सोचने लग जाओ सर हमें लैंग्वेज सिखा दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप एक बार क्लास लगा के देखना। तो सेकंड सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है और वेटेज भी उसका 10 नंबर का है। और हरियाणा के पेपर का कोई खास भरोसा नहीं है, 10 का बोल रहा है, क्या पता कितने का ही पूछ। तो कर लीजिए यार, साथ साथ कर लीजिए। आधा घंटा पौना घंटा टाइम का मतलब दो की स्पीड में देख लेना, ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगी टाइम में। तो वैसे टाइम ही टाइम है यार, क्यों बहाने ढूंढो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। अच्छा, जो कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो 50 मॉक टेस्ट के सहारे भी सिलेक्शन हो सकता है, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर तुम चाहते हो सिलेक्शन करना तो मॉक टेस्ट के सहारे ये 3500 क्वेश्चन है ना, उंगली पे ले आइए।
ये 1000 और प्लस में 500 1500 क्वेश्चन कंप्यूटर की उँगली पे ले आइए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ माइंड में सेट नहीं बैठती। पहले उसको सीखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। रट्टा मारेंगे तो 2 दिन बाद पेपर होता। बीटेक हम ऐसे ही करके आए हैं, सबको पता है। वन नाइट फाइट होती थी। मैंने वन नाइट फाइट करके क्या पता कितने पेपर पास किए हैं। लेकिन अब ये पूरे ज़िंदगी का निचोड़ होता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है और 1500 आपको हरियाणा जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इस बेस पे भी आप सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक संस्था है जिसको ओएसएचए ओशा बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने टॉपिक का नाम है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन। अमेरिका की ये संस्था है जिसके श्रम विभाग ने कुछ नियम बना दिए। उन नियमों को सब विद्युतकार जो भी काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, कोई विद्युतकार है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर भी है अगर मान लो, तो कुछ पर्टिकुलर नियम उस हॉस्पिटल के भी होते हैं। कचरा ई जो कचरा होता है वहाँ पर, है ना? कुछ प्लास्टिक का कचरा है या फिर काँच का है या फिर कूड़ा-करकट है, तो वहाँ भी कुछ नियम होते हैं कि भी इन बॉक्सों में डालो। तो कुछ नियम बना रखे हैं इस संस्था ने जिनको फॉलो करना सबके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है? इनको फॉलो करेंगे तो सबका सुरक्षा रहेगी। लेकिन फिर भी आपको पता है कि व्यावसायिक खतरे बने रहते हैं, उसके पीछे ये कुछ पर्टिकुलर रीज़न थे। फिर हमने बताया कि सुरक्षा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 प्रकार की सुरक्षा हमें देखनी होती है, सामान्य सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और मशीनी सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में हम जनरल नियम लेते हैं कि क्या-क्या नियम को फ़ॉलो करें। तो उसमें बताया कि आपको किसी भी कार्य को करने से पहले उसके तौर-तरीके का अच्छे से पता होना चाहिए। आपको उनसे कार्य की से संबंधित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि उपयुक्त और अच्छे व्यवस्थित अच्छे वाले, टाइट ना हो, ज़्यादा लूज़ ना हो, ऐसे कपड़े वस्त्र आपको धारण करने चाहिए ताकि वो आपके कहीं कपड़े किसी पट्टे-वट्टे में ना फँसे। कोई भी मज़ाकपूर्ण या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए और आपके साथ वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और कार्य संबंधी टूल्स को अच्छे से जाँच लेना चाहिए क्योंकि यार और हथियार वक़्त पड़ने पे ही चेक किए जाते हैं, तो वो पहले से ही जाँच लेने चाहिए। कहीं आपको फिर बाद में रियलाइज़ होए कि भी ये चीज़ अगर आज सही होती तो मेरा ये टास्क पूरा हो जाता। फिर बात करते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा में खुद की सुरक्षा में कुछ ये बताया था मैंने, सर के लिए हेलमेट होना चाहिए, आँखों के लिए ईयर मफ होना चाहिए, कानों के लिए ईयर मफ होना चाहिए, आँख के लिए आपके लिए ग्लासेस होना चाहिए, हाथों को गरम और कोई चीज़ ना चुभे, कोई चीज़ कट ना लगे इसके लिए ग्लव्स होना चाहिए और पाँव के लिए आपके अच्छे सोल वाले शूज़ होना चाहिए और जैकेट वगैरह और कोई भी ढीला वस्त्र ना हो और कोई भी आभूषण ना हो। दिखावा नहीं करना कि आपके पास कितना पैसा है। फिर बात करते हैं कि इसके बाद मशीनी सुरक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्तिगत कोई हैजार्डनेस ना हो। उस मतलब मशीन के साथ-साथ उस व्यक्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। अगर मान के चलो फिर भी कोई ऐसा कोई इश्यू आता है, तो आपको मेन स्विच का पता होना चाहिए, है ना? मशीनी कोई करंट वगैरह लग जाए तो मेन स्विच का पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी मेन स्विच को काट दो। फिर कहते हैं कि सुरक्षा गार्ड का प्रयोग करना चाहिए, मशीन चालू है तो भई बताना चाहिए कि मशीन चालू है, मशीन बंद है तो भी आपको वहाँ सुरक्षा गार्ड प्लेट लगा देनी चाहिए। कोई अनजान बंदा आके मशीन को चालू ना कर दे और लाइन पे काम कर रहे हैं इंजीनियर पे कोई नुकसान ना हो। तो ये कुछ आपको मशीनी सुरक्षा में नियमों को फॉलो करना है। फिर भी दुर्घटना हो जाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की मतलब सामान्य सुरक्षा, जनरल सुरक्षा रखी, व्यक्तिगत रखी और मशीनी भी रखी। फिर भी दुर्घटना हो जाती है क्योंकि दुर्घटना किसी को बता के नहीं होती। तो यही बोला है कि वह क्रिया जो अचानक से ही हो जाए और इंसान का कोई उस पे नियंत्रण ना हो, तो उसे हम दुर्घटना कहते हैं। तो दुर्घटना में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? दुर्घटना तो भी नुकसान ही करेगी, इंसान का करेगी, बिल्डिंग का करेगी, मशीन का भी करेगी। तो इंसानी दुर्घटना में मतलब इंसानी जब शिकार होगा तो कोई अंग भंग हो जाएगा, अंग खराब हो जाएगा, आँखों की रोशनी जा सकती है, कानों से सुनना बंद कर सकता है, कोई अंग है शरीर का वो पैरालाइज़ भी हो सकता है और मशीनों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान, फैक्ट्री को, बिल्डिंग का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा फिर दुर्घटना से बचने के लिए कुछ विशेष पॉइंट आपको क्यों हुई थी दुर्घटना? मैंने उसको पॉजिटिव सेंस में बताया कि आपको रुचि रखनी चाहिए, ना रुचि रखोगे तो आपकी दुर्घटना के चांसेस है। आपको ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर आप प्रिपेयर होने चाहिए, अदरवाइज़ आप रेस्ट कीजिए। फिर कह रहे हैं कि आपका वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? वातावरण में मैंने एक दिल्ली वाला एग्ज़ाम्पल भी लिया था। कोई भी असावधानी नहीं बरतनी, सावधानी बरतनी चाहिए और कह रहे हैं कि आपके टूल्स है ना वो प्रॉपर तरीके से चेक और अच्छे से काम कर रहे होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं है तो इसका मतलब आप पंगा मत लीजिए, हाथ ना फँसाइए किसी चीज़ क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों का कहीं न कहीं उसमें काम कर रहे कलीग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर कहता है कि भाई सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो कार्य को सही और प्रभावी तरीके से करना चाहिए। विद्युत का झटका अगर लग जाए तो आपको मेन स्विच का पता होना चाहिए, मेन स्विच काट दीजिए। अगर फिर भी कहता है कि भाई मेन स्विच अगर आपका दूर है तो उस व्यक्ति को तो दूर करना ही पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, हाथों को सूखा कपड़ा लेकर हाथों को ना ऐसी कोई चीज से कवर करके जिसमें से करंट का प्रवाह ना हो, तो सूखे डंडे से आपको उस व्यक्ति को दूर करना चाहिए। अगर मान के चलो कोई तार गिरा है तो बॉडी को हटाओगे, तो आपको पता है तो कोई डंडा ही हल्का है तो बॉडी को नहीं, फिर तो तार को दूर करना चाहिए। लेकिन कोई मशीन के ऊपर गिर जाए तो मशीन आपसे नहीं खिसकेगी, इसका मतलब आपको बंदे को ही खिसकाना पड़ेगा, लेकिन जोर का खिंचा के नहीं रखना, ठीक है। और कह रहा है कि मेन स्विच को हमेशा फेस के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर मान के चलो धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है ना, अनलिमिटेड अनंत अगर धारा का प्रभाव, तो मेन स्विच अगर फेज के साथ है तो फेज जुड़ जाएगा और हमसे भी गिरने के चांसेस रहते हैं। फिर कहता है कि सुरक्षा चिन्ह क्यों बनाए गए, तो उसमें दो रीजन मुख्य है। एक तो भाई लैंग्वेज का कोई इशू ना हो, पढ़ा लिखा कोई बंदा है तो लैंग्वेज का इश्यू कोई ना हो। लैंग्वेज इंडिया में भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी 22 भाषाएं है ना 22 भाषाओं को हमने तवज्जो दे रखी है, तो भाई लैंग्वेज का इशू ना आए। क्योंकि साइन बन गए तो वो साइन अपने हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, कर्नाटक में, उधर उधर चले जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, ऊपर चले जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, सब में वो सेम के सेम साइन है। तो जहां बंदा कहीं भी काम करे तो वो साइन देख के अपने को और अपने साथ वाले लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज का इशू के साथ साथ आपकी लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे भी लोग काम तो करते हैं, साथ में जो लेबर वर्क है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर सुरक्षा तो उनकी भी है। इंसान तो है भाई, इंसान मतलब भगवान का साक्षात रूप है, सबकी सुरक्षा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एक लेबर वर्ग का कर्मचारी हो। तो भाई उसके लिए वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी भी सुरक्षा है, तो हमने कुछ ऐसे साइन बना दिए जो हर अनपढ़ से और अच्छे पढ़े लिखे के लिए सेम रहेंगे, तो इस वजह से ये साइन बनाए। एक प्रकार के साइन को हम अच्छे से कर चुके, मना करना। मना करना आप अलाउड नहीं हो, 0% अलाउड हो। मैंने बताया 0% अलाउड हो, मैंने सेम बताई इसकी। 4 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है मेनली, उसकी आकृति कैसे होगी। तो हमने कहा कि भाई आपने किसी को मना करना है, तो मना करना है तो कांटे का निशान लगाएंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, तो ये कैसी शेप बनी, वृत्तीय शेप बनी। इस निषेधात्मक साइन की आकृति कैसे होगी, तो वृत्तीय होगी। फिर हमने क्या बताया कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये दूर से दिखाई दे, तो सफेद पर्दे पर ब्लैक आकृति और बाउंड्री, ये रेड रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्यता बहुत ज्यादा होती है, तो लाल रंग की बॉर्डर का प्रयोग करेंगे ताकि दूर से दिखाई दे। तो हमसे कह रहा है कि रंग कैसा होगा, तो सफेद पर्दे पर काला संकेत, अर्थ क्या है कि इसे न करे, इसे ना करे। उदाहरण क्या है, जैसे यहां पर आग जलाना मना है, आग जलाना मना है। तो मैंने लिंक बनाया कि 0% अलाउड है, ये देखो ये 0% अलाउड है ना, 0% अलाउड है। फिर दूसरा क्या, ये अलाउड नहीं है, निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिट है। तो मैंने कहा कि वे ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे पूरा इसको बॉर्डर बना देंगे। एक तो पहले से ही है ये वाला, एक तुम अपनी मर्जी से, ये लिंक बनाया था ताकि याद हो जाए, ठीक है। वैसे ही हम चारों लिंक बना के याद करेंगे तो कैसे भूलेंगे भाई। फिर ये कुछ मैंने एग्जांपल दी, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा ये आकृति क्या कहती है, ये कहती है कि प्रोहिबिट है, मनाही है, निषेधात्मक साइन है। तो निषेधात्मक साइन में जैसे ही ऐसे दिखिए एक क्रॉस आप लगा लेंगे, भाई अलाउड नहीं है, ये काम करना यहाँ मना है, तो ये काम मना है। पूछा जाएगा कि निषेधात्मक साइन की आकृति कैसी होती है, तो हम कहेंगे मना है, 0% अलाउड है। 0% सर वृत्ताकार होती है और ये क्रॉस होते हैं, ये क्रॉस होता है। ऐसे आपको लिंक बना के मैंने याद करवाया। सफेद पर्दे पर कैसी आकृति, ब्लैक आकृति। अब यहां से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और मैंने क्या कहा था तुमको, जितना एक्स्ट्रा टाइम मैं लूंगा, जैसे मैंने 14 मिनट ले लिया तो 14 मिनट 15 मिनट में आपको क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, आवश्यक चिन्ह है, यानी कि मैंडेटरी साइन, ये जरूरी है। देखो इधर देखने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। पिछला था मना करना, रेड से बता रहे पिछले, पिछला था मना करना, 0% अलाउड है, ये लो काट दिया, 0% अलाउड है। पिछला था प्रोहिबिट यानी कि मना करना, 0% अलाउड है, 0% अलाउड है। ये कह रहा है आवश्यक है, यानी कि 0% आप मना नहीं कर सकते इसको, 0% आप मना नहीं कर सकते, मतलब ये अलाउड है। आप कहोगे सर ये क्या लिंक हुआ, जब मना कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि भी 0% अलाउड है, और ये कह रहा है कि भाई ये
जरूरी है, इसको फॉलो करना जरूरी है, ये आवश्यक है। आप इसको 0% मना नहीं कर सकते, है ना। मैं लेफ्टी हूं तो मैं इस प्रकार से निशान लगाऊंगा, भाई ये अलाउड है, ये तो करना जरूरी है, ये आवश्यक है आपके लिए। तो हमें तो बस ये देखना है ना पेपर में क्या बनेगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बताइए कि आवश्यक चिन्ह की आकृति कैसी होती है। तो जो पिछला था निषेधात्मक, तो निषेधात्मक मतलब मना कर रहा था, 0% अलाउड था, है ना। तो हमने देखा कि वृत्तीय आकृति, ये चाहे मना करे चाहे जरूरी हो। एक तो है जिसमें मना कर रहा है, निषेधात्मक है, मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, और ये कह रहा है कि इसको तो फॉलो करना जरूरी है, नहीं करोगे तो आपके लिए दुर्घटना हो सकती है, आपके लिए नुकसानदायक है। जब ये पिछले वाले को फिर से देखो, ऐसे समझो, पिछले वाले को 0%, ये भी 0%, ऐसे लिंक बना दिया हमने। वो तो क्या, वो मना कर रहा था 0% अलाउड है, और कह रहे हैं कि इसको तुम 0% ये मना नहीं कर सकते, इसको तो फॉलो करना जरूरी है, ये लिंक बना दिया। मना कर रहे हैं तो भी वृत्तीय आकृति, और आवश्यक है तो भी वृत्तीय आकृति। वहां था 0% अलाउड, 0% भी अलाउड नहीं है, 0% भी अलाउड नहीं है, और यहां क्या कह रहे हैं, यहां अलाउड है, यहां अलाउड है, ये अलाउड का, समझ गए। तो निषेधात्मक साइन, बड़ा पेपर में परेशान होता है बच्चा कि यार ये कौन सा था, वृत्तीय था या फिर वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था। मैंने लिंक ऐसा बना देना कि भूलोगे ना। मतलब निषेधात्मक मतलब 0% अलाउड है, सर वृत्त बना के काटा मार दिया। ये है आवश्यक, यानी कि आप जीरो, आवश्यक इतना है कि आप 0% ही मना नहीं कर सकते, आप 0% ही मना नहीं कर सकते, तो ये आवश्यक है। समझ गए इस बात को। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, तो हम कहेंगे इसकी जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, वृत्तीय आकृति होगी। आकृति कैसी होगी, वृत्तीय आकृति होगी। वो मना कर रहे थे तो दूर से फोकस मार रहा था, सफेद पर्दे पर काली आकृति ले रहे थे और लाल रंग की बाउंड्री ले रहे थे। अब ये आवश्यक है, वो मना कर रहे थे, हो सकता है कि उसको कर जाओ तो कोई दुर्घटना हो जाए हाथों हाथी। ये आवश्यक है, इसका मतलब आप 0% मना, आप 0% भी मना नहीं कर सकते, आपको 100% ये अलाउड करना पड़ेगा, 100% आपको ये अलाउड करना पड़ेगा। अगर इसको लेते हो तो दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन नहीं लोगे तो बच भी सकते हो। जैसे हेलमेट नहीं लगाया आपने, हेलमेट नहीं लगाया तो बाई चांस अगर नहीं कोई दुर्घटना हुई तो बच गए, लेकिन हेलमेट लगा रखा होता और गिर जाते तो आपकी प्रोटेक्शन। समझ गए। यानी कि इसमें हम रंग थोड़े से उसके कंपैरिजन में हल्के लिखेंगे, रखेंगे। वहां हमने क्या रखे, ऐसे रंग जो दूर से फोकस मारे, सफेद पर्दे पर काली आकृति और लाल रंग की बाउंड्री। वो मना कर रहे थे कि उसको, मान लो कि आपने लाइन काट रखी है, प्लेट लगा रखी है, और वहां प्लेट पे एक साइन लगा दिया कि भाई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और कोई आके मेन स्विच करने चलाने लग गया, तो आपने जो बोला रुक जा भाई, ये काम नहीं करना, मना है, मना है, निषेधात्मक है, कर दोगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ये क्या है, आवश्यक है। आवश्यक मतलब भाई जरूरी है, बाई चांस नहीं फॉलो किया तो जरूरी नहीं कि दुर्घटना ही हो। जैसे हेलमेट लगाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आके गिरे, लेकिन आके गिरे तब हेलमेट होगा तो आपको बचा देगा। मतलब संभावना है कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो इसका मतलब संभावना है, मतलब हल्के रंग रखेंगे। तो इसमें हल्का रंग क्या रखा, नीले पर्दे पर, ये पीछे नीला पर्दा है, उस पर सफेद आकृति, वो था सफेद पर्दे पर काली आकृति और लाल रंग की बॉर्डर, ये है नीले पर्दे पर सफेद आकृति। तो दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि बताइए इसकी आकृति कैसी रहेगी, वृत्तीय रहेगी। मैं एक पेज लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर कह रहा है कि उसमें था सफेद पर्दे पर काली आकृति, ये है नीले पर्दे पर सफेद आकृति। नीले पर्दे पर, ये नीला पर्दा हो गया, उस पर सफेद आकृति। क्या साइन बता रहा है, हेलमेट पहनना जरूरी, हेलमेट पहनना जरूरी है। अर्थ है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, शोल वाले जूते पहनने चाहिए, है ना, है ना, यहाँ पार्किंग करनी चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ उठना चाहिए, यहाँ से, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। फिर कह रहे हैं उदाहरण, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। आइए इसके कुछ साइन दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि आंखों की प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहने, नीले पर्दे पर सफेद आकृति, नीले पर्दे पर सारा नीला और सफेद आपको दिखाई दे रहा है। समझ गए, क्या ये आवश्यक है, आप 0% भी मना नहीं कर सकते, 100% अलाउड है। तो वृत्तीय आकृति, वृत्तीय आकृति, मना करना है तो भी वृत्तीय आकृति, जरूरी है तो भी वृत्तीय आकृति। वहां था मना कर रहा है तो काटा मारा, ये अलाउड है, तो सेम अपने माइंड से सेट कर दिया, ये अलाउड है। ये कहेंगे आंखों की चश्मा, आंखों की सुरक्षा के लिए आपका, नीला ही ले लेता हूं मैं, आंखों की सुरक्षा के लिए भाई आपका चश्मा पहनना अलाउड है। समझ गए, पूरे फेस के प्रोटेक्शन के लिए आपका कवर करना, है ना, ग्लास कवर करना अलाउड है। कह रहे हैं कि
आंखों के चश्मा और साथ में आपका ये ईयर प्लग, ईयर मफ बोलते हैं, वो अलाउड है। आपके लिए आपकी पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जैकेट पहनना आपके लिए अलाउड है। पूरा फेस कवर करने के लिए ये प्रोटेक्टिव किट वाला मास्क आपका अलाउड है। कह रहे हैं कि पाँव की सुरक्षा के लिए शोल वाले जूते पहनना आपके लिए अलाउड है ना? अच्छी ऑक्सीजन के लिए ये श्वसन तंत्र वाला, है ना, कृत्रिम ऑक्सीजन आपके लिए अलाउड है। फिर ये वही आ गया, फिर ये वही आ गया, फिर ये कह रहा है कि देखो पूरी जैकेट अच्छे से पूरी बॉडी प्रोटेक्टिव किट को पहनना अलाउड है। समझ गए इस बात को? भाई ये कह रहा है कि पीछे से अच्छे से प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए किसी चीज की सपोर्ट लेने के लिए आपको ये अलाउड है। तो इस प्रकार के ये क्या है, जैसे हाथ में ग्लव्स पहनना आपके लिए अलाउड है। समझ गए? और क्या है इसमें कोई अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अलाउड है। और कुछ है क्या? कुछ है क्या? फिर वही आ गई ये सब। समझ गए इस बात को? तो कहने का मतलब ये है, एक साफ पेज ले रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक हमने देखा सर्कल क्या करते में कि 0% 0% मना करना, 0% क्या करना, मना करना। दो आकृति हमने देखी। ये तो है भाई मना करना, कह रहे हैं कि भाई साहब आपका आपको आप 0% भी अलाउड नहीं हो, अलाउड आप नहीं हो। तो फिर हमने देखा कि अलाउड नहीं हो, तो ये जो आपने से बनाई, ये माइंड से ही बना लिया हमने कि ये क्या है, मना कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, आप 0% भी अलाउड नहीं हो। यानी कि क्या कहेंगे, वृत्ति करती है। और यहां क्या कह रहे हैं, ये आवश्यक है भाई, आप 0% भी मना नहीं कर सकते, आप 0% भी मना नहीं कर सकते, यानी कि ये चीज आवश्यक, अलाउड है, आवश्यक है। समझ गए? अच्छा इसमें क्या था, इसमें था सर सफेद पर्दे पर, सफेद पर्दे पर कैसी आकृति, सर सफेद पर्दे पर काली आकृति, सफेद पर्दे पर कैसी आकृति, काली आकृति। और बाउंड्री कैसी, लाल रंग की, बाउंड्री कैसी, लाल रंग की। ये क्या है, ये है जी नीले पर्दे पर, कैसे पर्दे पर, नीले पर्दे पर। नीले पर्दे पर कैसी आकृति रहेगी, नीले पर्दे पर ये खाली स्पेस दिख गया, वो सफेद क्या हो जाएगा, ये है मना करना, ये है आवश्यक है, जरूरी है, अलाउड करना। समझ गए इस बात को? मैंने लिंक बना के आपको बताया, आप नहीं भूलोगे, विश्वास रखिए, पेपर में आप नहीं भूल सकते। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है जी चेतावनी साइन, और एक है आपका सूचनात्मक साइन। चेतावनी, जब मना कर रहे थे और किसी को चेतावनी देने हैं तो रंग ऐसे करने हैं कि दूर से फोकस मारे। और आवश्यक है, फॉलो करो तो अच्छी बात है, सूचना है मानो तो ठीक है, नहीं तो फिर भटक के माननी पड़ेगी लास्ट में। समझ गए मेरी बात को? तो जो चेतावनी का साइन है, या फिर जो मना कर रहे हैं, मना करना या किसी को चेतावनी देना में खतरा ज्यादा है। कहते हैं कि मेन स्विच ऑन मत करना भाई, लाइन पे काम कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? भाई साहब यहाँ बाइक मत रोको, ऊपर काम खड़ा, काम चल रहा है, ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट आके अभी बाइक के तहस नहस कर, मतलब वहां दूर से फोकस मारने वाला रंग होना चाहिए। तो कह रहे हैं अच्छा दूर से फोकस, किसी भी साइड से मना कर रहे हैं किसी को, आप सीधे खड़े हो तो भी आपको त्रिभुज नजर आएगी, आप ऐसे गर्दन करके खड़े हो तो भी आपको त्रिभुज नजर आएगी, आप ऐसे गर्दन करके खड़े हो तो भी आपको त्रिभुज नजर आएगी, आप उल्टे लटक गया, मैं उल्टा लटक तो नहीं सकता, लेकिन तो भी आपको त्रिभुज नजर आएगी। तो ऐसी शेप लेनी है मना करने पर कि दूर से, आपने वृत्तीय शेप पता है क्यों ली थी, कि वो चारों साइड से सर्कल ही नजर आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ ना कुछ किसने बनाए हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है इनके पीछे, क्योंकि एक शेप को कुछ ऐसा, आपने देखा कि मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल गोल शेप कहीं से देख लीजिए, सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, तो आपको वृत्ति दिखाई देगा। मना कर रहे हैं तो ये काट दिया इसने, ये काटा था ऐसे, ये भाई मना कर दिया। फिर कह रहे हैं कि अलाउड है, तो नीले पर्दे पर कैसी आकृति रखी, सफेद, और हमने माइंड से बना दिया कि अलाउड है और ये मना कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? तो अब लिया हमने चेतावनी, चेतावनी दे रहे हैं तो शेप भी कुछ ऐसे लेंगे कि तीनों साइड बराबर हो, तो कैसी शेप रहेगी, त्रिभुजाकार। कैसी शेप रहेगी भाई, त्रिभुजाकार। और फिर एक चीज का और ध्यान रखना कि भाई मना करना और किसी को चेतावनी देना, किसी को वार्निंग देना, इसमें मना करने वाले में भी रिस्क ज्यादा है और चेतावनी देने वाले में भी रिस्क ज्यादा है। वरना हम रिक्वेस्ट कर लेते, रिस्क ना होता, तो चेतावनी दे रहे हैं किसी को, इसका मतलब रंग दूर से फोकस मारने। मना करने पर हमने देखा कि सफेद पर्दे पर काली आकृति साफ साफ दिखाई देगी, और बाउंड्री को कर दिया लाल, और ये क्रॉस का निशान मारा तो दूर से फोकस मारा। और यहां पर कौन सा रंग लिया है, येलो। रेड के बाद दूसरे नंबर पर येलो कलर, समझ रहे हो? और फिर बाउंड्री कैसी की, ब्लैक, और साइन भी कैसा, येलो पर ब्लैक, दूर से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा। अपने थंबनेल में आपने, जब मैंने कल बनाया था तो इस पॉइंट पे फोकस कराया, देखो ये, देखो ये रेड,
लिया मैंने, ये येलो लिया मैंने, ये ब्लैक लिया मैंने, दूर से फोकस मारे, ठीक है? और ये देखो नीला पर्दा, नीले पर्दे पर फिर उसने बना रखा था सफ़ेद आकृति। तो ये थंबनेल बनाने वाला जो टेक्निकल बंदा है, उसको भी ज्ञान है इस बात का कि भई कौन-सा रंग यूज़ करें ताकि दूर से फोकस मारे, है ना? समझ गए इस बात को? तो इसी वजह से जो चेतावनी साइन है उसमें हम क्या कहेंगे? चेतावनी साइन में हम कहेंगे कि आकृति कैसे रहेगी? त्रिभुजाकार आकृति रहेगी। आकृति कैसी रहेगी? त्रिभुजाकार, तीनों साइड से एक जैसी दिखे। मना करना और अलाउड करना, प्रोबिहेंट निषेधात्मक और आवश्यक है, दोनों की वृत्ति आकृति एक जैसी सेम। समझ गए? यहां मना कर रहे हैं तो त्रिभुजाकार मना कर दिया कि भाई तू इस स्विमिंग पूल के अंदर ना जा, तो भाई किसी कॉर्नर से बाहर नहीं निकल पाओगे, त्रिभुजाकार लिंक बनाना। मना कर रहे हैं तो त्रिभुजाकार। फिर कहता है कि फिर रंग कैसा है, तो इसने बोला कि पीले पर्दे पर काले रंग के संकेत और काली ही बाउंड्री। बाउंड्री भी कैसी है, आप देखो, काले रंग की ही बाउंड्री है। नीले मतलब क्या बोला इसने कि कभी कभार बाउंड्री से रिलेटेड पूछ लेता है, तो लिख देते हैं काले रंग की बॉर्डर। ये मैंने बाद में देख लिया, ऐसे लिखा जाता है बॉर्डर, कैसे? काले रंग की बॉर्डर। तो क्या बोला है कि रंग कैसा रहेगा? पीले पर्दे पर, दूर से फोकस मारे, काले रंग का संकेत और काले रंग की ही बॉर्डर। पीले पर्दे पर काले रंग का संकेत और काले रंग की ही बॉर्डर। और इसका मतलब क्या है कि क्या कहना कि खतरे का साइन है। क्या है इसका अर्थ? खतरे की चेतावनी देना। मतलब किसी को चेतावनी दे रहे, खतरा है भाई, आगे ध्यानपूर्वक जाना, ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? विद्युत झटके का खतरा, विद्युत झटके का। चारों को जब कर लेंगे तो एक पेज पे फिर से समझाऊंगा, याद हो जाएगा, ठीक है? आइए कुछ आकृति देखते हैं जिसमें चेताया गया हो। भाई आगे खतरा है, फिसलने का खतरा है, स्लीपिंग सरफेस है, स्लीपिंग सरफेस है। ये देखो बंदा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, दूर से फोकस मारेगा, भाई तो उधर रुक 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 रुक, आगे मत आना, आगे फिसल जाएगा। तो कैसा रंग लेंगे? पीले पर्दे पर काली आकृति, बाउंड्री भी कैसी? काली। और आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। आगे हाई वोल्टेज का खतरा है, ये देखो झटका लगे जाएगा भाई। आगे क्या है? लिफ्टिंग, फ्रोक लिफ्ट ट्रंक है भाई, आगे ध्यान से आना, वरना पता है जेबीसी और इनसे तो वैसे बच के रहना चाहिए। पॉइजन, जहर का खतरा है, ये देखा हुआ आपने, ये देखा होगा खोपड़ी वाला, है ना? दो कंकाल, दो बोन्स के ऊपर ऐसे खोपड़ी। केमिकल वेपन्स है भाई, केमिकल का खतरा है, ठीक है? डेंजर, ट्रिप लेजार्ड्स, फिसल के गिरने का खतरा है, सीढ़ियों से गिर सकते हैं, आग का खतरा है, डेंजर है। ये फिर बोला मैग्नेटिक फील्ड। ये बस सिर्फ और सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि इस साइन किसका है? ये चेतावनी साइन। ऐसा है चेतावनी साइन। ये एक बार पेपर में आ भी गया कि ये केमिकल वेपन है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बोल दिया कि भी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से आपका यहाँ पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो दूर रहिए। कोरेसिव आगे है कि भाई मतलब ऐसी कोई चीज गिरने का डर है जिससे आपका जल जाए, समझ रहे हो? ऐसा कोई केमिकल या तेजाब वगैरह है। कहने का मतलब ऐसी कोई अंदर से अंदरूनी चीज पूछता नहीं, वो पूछता है कि भाई ये आकृति, आपसे पूछेगा चेतावनी साइन में वार्निंग साइन की शेप कैसी होती है? त्रिभुजाकार। रंग कैसा होता है? तो पीले पर्दे पर काली आकृति। बाउंड्री का कलर कैसा होता है? काली का। क्या मतलब होता है? किसी को चेतावना, खतरे के लिए संचेत करना। ये इनको देके आकृति आपसे पूछ ले। क्लियर है भाई? तीन हो गए, तीनों को एक बार फिर अगले पेज पे चलेंगे। सबसे पहले बताओ, किसी को ये कहना कि भाई ना 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 ना, ये काम नहीं करना, ये काम तेरे को किसी भी सूरत पे नहीं करना, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसके लिए कि 0% अलाउड है, 0% अलाउड है। ये सिर्फ एक था, हमने एक और लगा लिया। सफेद पर्दे पर आकृति कैसी रहेगी? काली आकृति रहेगी। यानी कि किसी को क्या करना? मना करना। निषेधात्मक है, ये प्रोबिहेंट है, मना करना। फिर मना करना हो या किसी को ये कहना हो कि भाई ये आवश्यक है तेरे लिए करना, ये आवश्यक है तेरे लिए करना, तो भी कैसी? ये 0% अलाउड है और ये 100% अलाउड है। ये 0% अलाउड है, किसी को मना कर दिया, ना 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 करना ही नहीं है, और ये 100% अलाउड है, ये आवश्यक है, तेरे लिए आवश्यक है। तो आकृति क्या रही? नीले पर क्या कहेंगे? नीले रंग पे सफेद आकृति, नीले रंग पे सफेद आकृति। किसी को चेताना हो, किसी को क्या करना हो? चेतावनी देनी हो। किसी को क्या देनी हो भाई? चेतावनी देनी हो, तो कैसी आकृति बनाएंगे? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति बनाएंगे? त्रिभुजाकार। रंग कैसा भरेंगे? सर ये रंग भरेंगे इसमें येलो। कैसा रंग भरा जाएगा? येलो। और उस येलो पर कैसे आकृति लगा देंगे? सर येलो पर उस पे लगा देंगे ब्लैक रंग की आकृति। कैसे आकृति लगा देंगे? ब्लैक रंग की आकृति की, जो दूर से फोकस। बोलो समझ में आया क्या? 0% अलाउड है, 100% अलाउड है,
किसी को चेतावनी दे। वृत्तीय आकृति त्रिभुजाकार आकृति, सफेद पर्दे पर काला साइन और क्रॉस का निशान, बाउंड्री का भी कैसा, लाल रंग का, क्रॉस का भी लाल रंग का निशान। ये कैसा है, नीले पर्दे पर सफेद आकृति, तो कोई ज्यादा फोकस मारने वाला रंग नहीं है, ये फोकस मारेगा, ये फोकस मारेगा, लेकिन ये फिर भी दूर से दिखाई दे जाएगा। रंग ये कैसा है, नीले पर्दे पर सफेद आकृति, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि दूर से नजर आता है। ये कैसा है, ये है जी आपका पीले पर्दे पर ब्लैक रंग, दूर से फोकस मारेगा, और बाउंड्री भी कैसी है, ब्लैक रंग। मतलब क्या है, किसी को खतरे के लिए संचेतित करना, ये आवश्यक है, भाई फॉलो कर लो नहीं तो नुकसान हो सकता है, और ये मना करना, ना ना ना, अलाउड नहीं है। समझ गए, क्लियर है। लास्ट देखते हैं, फिर चारों को एक बार साथ ही करते हैं। याद हो जाएंगे, पेपर में देखते ही ध्यान आ जाए। नेक्स्ट है जी सूचना देना, किसी को क्या देना, सूचना देना। तो सूचना, आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी मेरे ख्याल से, बहुत बार मैंने बता दिया कि शेप ऐसी लेंगे कि चारों साइड से देखने पर एक जैसी नजर आए, चारों साइड से देखने पर क्या नजर आए, एक जैसी। तो आकृति कैसी होगी, आयताकार या वर्गाकार। आयताकार, आयताकार में तो फिर भी मान लो कि लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से, वर्गाकार में तो चारों साइड बराबर होती है। वर्गाकार में चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये वर्गाकार बना दिया है ना, ये आयताकार बना दिया, समझ गए। तो फिर भी आयताकार में पता दूर से सीधा है उल्टा है तो भी आयताकार, ऐसे देखेंगे लंबाई ज्यादा है, ऐसे देखेंगे ऐसे करके तो ये वाली लंबाई ज्यादा हो जाएगी। फर्क तो पता तो लग ही जाएगा ना, शेप को देखने से आइडिया तो लग जाएगा। और ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको सूचना दे रहा है। कैसे सूचना देगा, कैसे सूचना देगा, इस पे लौट के आएंगे। ये ऐसे सूचना देगा भाई, आगे क्या है, हवाई जहाज जाता है, एरोप्लेन, वो स्पेस, आगे बस स्टॉप है, बस यहाँ से ट्रेन, यहाँ से हवाई जहाज पकड़िए, यहाँ से बस पकड़िए, यहाँ से रिक्शा पकड़िए, ठीक है, रिक्शा साइकिल स्टॉप हो गया। यहाँ से कह रहे हैं कि भाई बाइक का, साइकिल, रिक्शा और स्टैंड पार्क कर सकते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि भी आगे पेट्रोल पंप है, ये बता रहा है कि भी आगे फर्स्ट एड है, ये बता रहा है कि आगे हॉस्पिटल है, ये कह रहा है कि आगे टी शॉप है, एंजॉय कीजिए, फ्रेंड के साथ आए हो तो एंजॉय। कहने का मतलब ही ये सूचना दे रहा है आपको। नहीं तो ये साइन ना मिले तो भी आदमी किसी से पूछ सकता है या फिर ढूंढ तो सकता ही है ना। क्या किसी की जान को खतरा है, नहीं, कोई जान को खतरा। क्या इससे आपके अलावा भी, आपका आपका नहीं, औरों का भी कोई खतरा है, नहीं कोई खतरा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सूचना देते हैं। तो रंग कैसे रखेंगे, हल्के से, लेकिन दूर से नजर आएंगे, कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है। जो मना कर रहे हैं, सफेद पर्दे पर काली आकृति, लाल रंग की बॉर्डर, ये क्रॉस निशान। जो आवश्यक है वो सिंपल रख दिया, जैसे नीले पर्दे पर सफेद। ये नीला ये हरे पर होना चाहिए था, क्या बोला है, ये हरे पर्दे पर, कैसा रंग रहेगा, ये हरे पर्दे पर, हरे पर, ये पर्दा कैसा रहेगा भाई, हरा, हरा ही ले लू फिर, है ना। ये हरे पर्दे पर, हरा पर्दा है ये, बस ये ध्यान रखना, ये नीला नहीं है, ये पर्दा कैसा होना चाहिए, ये हरा पर्दा होना चाहिए, हरे पर्दे पर सफेद रंग। और वहां पर क्या था, वहां पर था नीले पर्दे पर सफेद। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कंफ्यूजन नहीं होगी। जो जो मना कर रहे हैं, जो चेता रहे हैं, वो तो है थोड़े से फोकस वाले, कैसे, काला, सफेद पे काला लाल, पीले पे काला, वो तो हो गए थोड़े से, मतलब हाँ भड़कीले, भड़कीले दूर से नजर आए। और ये आवश्यक है और सूचना, वो था नीले पर्दे पर सफेद, और ये सूचना दे रहा है, तो ये हरे पर्दे पर सफेद, हरे पर्दे पर सफेद। क्लियर है। 0% अलाउड है वृत्ताकार, 0% अलाउड है, मतलब बिल्कुल भी अलाउड, 100% अलाउड है वृत्ताकार। चेता रहे हैं त्रिभुज से, सूचना दे रहे हैं वृत्ता, वर्गाकार या आयताकार, पूरा लंबा आयताकार, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसकी आकृति कैसे होगी, आयताकार या वर्गाकार होगी। संकेत कैसा होगा, तो हम कहेंगे हरे पर्दे पर सफेद संकेत, हरे पर्दे पर सफेद संकेत। सुरक्षा उपाय की सूचना देना, बताना आपको भाई कि ये सुरक्षा उपाय है, उनकी सूचना देना। जैसे ये बता रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता इस साइड, बाहर निकलने का रास्ता इस साइड है। कुछ देख लेते हैं कि आगे एयरपोर्ट है, बता ही दिया मैंने, आगे बस स्टॉप है, साइकिल स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है ना, ये बता दिया, चाय शॉप है, आगे फर्स्ट एड का है, हॉस्पिटल है आगे, और कह रहे हैं कि इस साइड आगे चलोगे तो पेट्रोल पंप है, नहीं तो धक्के मार लेते। ठीक है भाई। तो ये थे आपके क्या, अब चलेंगे फर्स्ट एड पे, लेकिन उससे पहले चारों के चारों को एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। देखो 0% अलाउड है, 0% अलाउड है, 100% अलाउड है। यानी कि ये तो कह रहा है कि भाई किसी चीज को मना कर रहा है कि भाई ये काम आपको नहीं करना, ये काम आपको नहीं करना। बोलो ये समझ में आया क्या, ये काम आपको नहीं करना। क्या कहेंगे, सफेद पर्दे पर आकृति कैसी होगी, सफेद पर्दे पर सर आकृति होगी काली,
सफेद पर्दे पर आकृति कैसी होगी? काली। मैं आकृति लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सफेद पर्दे पर आकृति किस रंग की होगी? जिस रंग का मैंने लिखा है, काले रंग की। ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? किसी को प्रोहिबिट करना, यानी कि किसी को मना करना। किसी को क्या करना? मना करना, मना करना। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? फिर दूसरा क्या था? आवश्यक है, मैंडेटरी है, यानी कि हम रखेंगे क्या? नीले पर्दे पर क्या रखेंगे? ये है भाई 100% अलाउड है। ये ऐसे माइंड में ऐसे निशान लगाना है कि भाई 100% आप अलाउड हो, 100% आप क्या हो? अलाउड है, 100% आपका अलाउड है। तो ये काम आप कर सकते, इसको फॉलो आवश्यक है, ये आपके लिए जरूरी है ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। ये 100% अलाउड है। तो आकृति कैसी रही? वृत्ताकार रही। आवश्यक वाले में क्या कहेंगे कि हम कहेंगे सर पर्दा कैसा रहेगा? सर नीले पर्दे पर क्या कहेंगे? नीला पर्दा है। पर्दा कैसा है? नीला पर्दा है, नीला पर्दा है। और उसके ऊपर आकृति कैसी है? नीले पर्दे पर सर आकृति रहेगी सफेद। नीले पर्दे पर आकृति कैसी रहेगी? सफेद आकृति रहेगी। बताइए ये समझ में आ जाएगा क्या? नीले पर्दे पर आकृति। अब मैं सफेद पे सफेद तो कैसे लिखूं, है ना? ये तो वही बात होगी, पानी पे पानी से पानी लिखना, है ना? नीले पर्दे पर सफेद आकृति हो गई। अच्छा, फिर अगला था त्रिभुजाकार। अगला क्या था? त्रिभुजाकार, यानी कि किसी को वार्निंग देना, भाई खतरा है आगे। तो त्रिभुजाकार में हम क्या रखेंगे? पीले, ये त्रिभुजाकार आकृति होगी मतलब चेतावनी साइन है। हम इसमें क्या कलर लेंगे? तो सर हम कहेंगे भाई पीला, पीले रंग से होगा। सारा किस रंग से होगा? पीले रंग से होगा। सारा कौन से रंग से होगा? पीले रंग से होगा। सारा किस रंग से होगा? पीले रंग से होगा। बाउंड्री कैसी होगी? सर बाउंड्री होगी काली। बाउंड्री कैसी होगी? काली, काले रंग की बाउंड्री होगी। ठीक है? किसी को चेतावनी दे रहे हैं तो दूर से फोकस मारना चाहिए, तो काले रंग की बाउंड्री होगी। काले रंग की क्या होगी? बाउंड्री। और साइन भी कैसा रहेगा? आकृति भी कैसी रहेगी? आकृति भी सर काले रंग की रहेगी, जो दूर से नजर आ। अब आप देखने से अंदाजा लगा लो ये कितना का दिखाई दे रहा है। ज्यादा भड़कीला नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये दूर से फोकस और ये भी दूर से फोकस। ठीक है? लास्ट कौन सा है? लास्ट है जी सूचनात्मक, किसी को सूचना देना। तो या तो वृत्ताकार होगी, आयताकार होगी, या फिर कैसे शेप होगी? या होगी सर वर्गाकार। आयताकार या वर्गाकार। हरे पर्दे पर क्या कहेंगे? हरा पर्दा। पर्दा कैसे लेना है? हरा पर्दा लेना है, कच्चा हरा, हरा पर्दा। ये हरा पर्दा हो गया। दोनों का पर्दा कैसा हो गया? हरा। और उस पे आकृति कैसी होगी? तो कहेंगे सफेद आकृति होगी। कैसे आकृति होगी? सफेद आकृति होगी। आकृति कैसे होगी? सफेद आकृति। ठीक है? अब ये डिजाइन विजाइन नहीं बनाने अपने को, तो पेपर में क्वेश्चन करने से मतलब 0% अलाउड है, मतलब मना करना। ये आवश्यक आपके लिए, इनको फॉलो करना आपका बना रहेगा। किसी को वार्निंग देना, खतरे को चेताना। ठीक है? और ये किसी को सूचना देना। वृत्ताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार। सफेद पर्दे पर काली आकृति, फिर नीले पर्दे पर आपकी कैसी आकृति? नीले पर्दे पर आकृति, पीले पर्दे पर काली आकृति, हरे पर्दे पर सफेद आकृति। सफेद आकृति, सफेद आकृति। इसमें सफेद पे काली, इसमें पीले पे काली। देख लीजिए, काली वाली को हम रख रहे हैं जहां पर आपको मना करना और किसी को चेताना हो। और ये थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, इनको फॉलो कर लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है? तो नीले पर सफेद और हरे पर सफेद। और ये सफेद पे काला और पीले पे काला। उसमें बाउंड्री लाल से, इसमें बाउंड्री काले से। नहीं भूलोगे ना, भूलना मत, ये एक नंबर है आपका। ठीक है? हल्के में बदले। ठीक है? आगे बढ़ जाए। तो ये थे आपके क्या? मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? हमने देखा कि फर्स्ट टाइम कोई नियम बनाने वाली संस्था है। नियम जब बन गए तो हमने देखा किन किन की सुरक्षा रहेगी। व्यक्तिगत रहेगी, आम जन की रहेगी, मतलब सबका रहेगा, फिर व्यक्तिगत रहेगी और फिर मशीनी रहेगी। फिर भी हमने इतना ध्यान रखा, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के पीछे कारण हमने जाने। फिर हमने देखा कि सावधानी क्या बरतें। सावधानियों के बाद हमने देखा कि साइन कैसे बनाए जो सबका भला हो जाए। तो 3 प्रकार के, 4 प्रकार के साइन देखे। एक तो मना कर दिया किसी को, निषेधात्मक साइन है। फिर दूसरा मैंडेटरी साइन, आवश्यक साइन है, इनको फॉलो करोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। फिर किसी को वार्निंग, चेतावनी वाले साइन है, भाई ऐसा करोगे तो आपकी जान माल को हानि हो सकती है। और एक किसी को सूचना देना, किसी को मतलब ये बताना कि भाई आगे चलकर ये है। तो कुल मिलाकर आपके कितने हो गए? कुल मिलाकर आपके 4 साइन हो गए, यानी कि किसी को सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन। अब है भाई दुर्घटना, आपको पता है हो जाती है तो भाई आपके पास, आप मान के चलो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जो कम से कम भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। अब वहां से मान के चलो कोई दुर्घटना हो गई और आप वहां तक अपने उस पेशेंट को लेके जा रहे हो, या फिर वहां से आप डॉक्टर को बुला रहे हो, तो तब तक आपको कुछ
ऐसे ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे ताकि आप उस बंदे को थोड़ी राहत दे पाओ। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी को कट लग गया, अब खून फ्लो बहने लग गया, तो अब आपके पास ऐसे ही मतलब ऑन द स्पॉट ऐसा कोई उपचार होना चाहिए ताकि उसका खून रोक पाओ। कोई मान के चलो किसी को जल गया तो भई उसे जलन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उसको पास आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप उसको थोड़ी राहत मिले, ठंडक महसूस हो। मान के चलो किसी को कोई ऐसा कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा, कीट-पतंगा काट गया कि उसको भी एलर्जी हो गई, है ना? तो आपके पास ऐसी कोई दवाई हो जिसको देने के बाद उसकी एलर्जी उसके परेशान ना करे। मान के चलो किसी को भई ऐसी कोई चीज़ हो गई कि भई उसको मतलब साँस लेने में तकलीफ़ हो, तो आपके पास कुछ इमरजेंसी साँस के उपकरण हो या फिर आपके पास कुछ ऐसा मान के चलो किसी के मुँह में कुछ फँस गया तो उसको निकाल के उसको साफ़ करने के कुल मिलाकर आपके पास इमरजेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप किसी पेशेंट को हल्का-फुल्का उपचार देके जब तक हॉस्पिटल से कोई आता हो, एम्बुलेंस आती हो या फिर आप उसको वहाँ तक पहुँचाएँ या फिर डॉक्टर चल के आए तो उतने टाइम तक उस पेशेंट को थोड़ी राहत पहुँचा पाओ। तो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट एड। क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। क्या करते हैं? प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है? और इसमें ना डॉक्टर नहीं बनना होता, इसमें बस आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज रखना होता है, ताकि हम हल्का-फुल्का ट्रीटमेंट करके उसको राहत दे पाएँ। तो यहाँ हमसे पेपर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि फर्स्ट एड में निम्नलिखित में से कौन-कौन से सामान होने चाहिए? 4 ऑप्शन देगा, ज़्यादातर इसका आंसर होता है ऑल ऑफ अबव, ऊपर वाले सभी, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी देती है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से फर्स्ट एड में कौन-सी चीज़ आवश्यक नहीं है? तो उसमें लिख रखा था बेटाडीन, कैंची, गाज और एक ऑप्शन लिख रखा था फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली लगा के किसी को ट्रीटमेंट थोड़ी ना देना है ना? किसी को दिखाना थोड़ी ना अपने को, तो फेयर एंड लवली कोई ज़रूरी नहीं है, बोरोप्लस भी कोई ज़रूरी नहीं है ना? पॉन्ड्स की क्रीम भी कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है वो यहाँ एक लिस्ट दे रखी है उसको देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि आकस्मिक दुर्घटना यानी कि अचानक से दुर्घटनाओं में आवश्यक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार आवश्यक है, फर्स्ट एड जरूरी है। एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एड का क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कलर कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे जो बॉक्स रहेगा वो कैसा रहेगा। प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स कैसा रंग का होता है? लाल रंग का होता है ना? और उस पे निशान कैसा होता है? प्लस का निशान होता है। तो लाल रंग के ऊपर प्लस का जो निशान रहेगा वह भी लाल रहेगा और बैकग्राउंड रख दिया सफेद पे प्लस का निशान दिखाई। अब जैसे ऐसे होता है कि भाई आप कंपनी में फर्स्ट टाइम काम करने गए, है ना? आज आपका पहला दिन है और वहां पर अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, है ना? अब आप भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर कमजोर दिल वाले भाग गए, लेकिन आपने ही हौसला दिखाया, लेकिन आपको ये नहीं पता फर्स्ट एड का है। कोई ऐसा कोई बुक्स है जो सब बुक्सों के बीच में पड़ा है, नहीं पता लग रहा। तो इस वजह से रंग ऐसा रखना चाहिए जो दूर से फोकस मारे और पता लगे कि भाई इसमें फर्स्ट एड है। तो कुछ एक मतलब ऐसी रूल रेगुलेशन बना दिए गए कि जिनको फॉलो कर आप बहुत सारी सहायता कर सकते हो एक दूसरे की। तो फर्स्ट एड का रंग कैसा रखा गया बॉक्स का? लाल। और उसके ऊपर कैसा साइन बना दिया? प्लस का। तो भी प्लस मतलब उपचार के, प्लस मतलब पॉजिटिव, किसी को हम पॉजिटिव वाइब देंगे कि वो ठीक हो जाए। तो लाल रंग के ऊपर प्लस का ही लाल निशान होता है, लेकिन आप उसके पीछे सफेद पर्दा रहता है। तो पूछा जाता है कि प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हम कहेंगे लाल रंग और निशान भी कैसा? प्लस का रहता है। प्राथमिक उपचार हेतु निम्न सामग्री अति आवश्यक है कि क्या-क्या होना चाहिए? उसकी लिस्ट को हम थोड़ा-सा पढ़ भी लेंगे, लेकिन ये पहले हम देख लेंगे और उस लिस्ट को भी थोड़ा आप हल्का-फुल्का पढ़ भी लेंगे। लेकिन यहाँ से कोई उठ के नहीं आएगा, आपके उठ के जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से फर्स्ट एड में औपचारिक तौर पर समान होना चाहिए? ऑल ऑफ अबव ज़्यादातर आंसर होता है। कभी-कभार ऐसी कोई बेहुदा चीज़ दे दे, है ना? कोल्ड ड्रिंक दे दे, फेयर एंड लवली दे दे, लिप बाल्म दे दे, तो इनका हमें कोई उपचार नहीं करना, है ना? ये तो बाद में ये तो मतलब शान-ओ-शौकत के काम है ना? या फिर खाली टाइम पास करने के लिए, है ना? आपको पता है महिलाओं का श्रृंगार का सामान है। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, आज तक नहीं समझ में आई। क्या किसी इंसान ने जिसकी शादी हो गई, इस वजह से छोड़ दिया क्या कि भई आज मैंने तेरे को बिना मेकअप के देख लिया? क्यों करते हैं? रखना है उसे, रखेगा। तो और किसको दिखाना होता है? बाहर वाले को दिखाना होता है, तो फिर बहुत ही बुरी बात है और जिससे शादी हुई उसको दिखाना है, तो फिर उसको वो कबूल है, उसको वो एक्सेप्ट है, वो तेरे को नहीं निकालने वाला, तो फिर करना क्यों होता है? सुंदरता नेचुरलिटी में होती है, जो आप हैं वैसे हैं, आपके सामने जो खड़े हैं। अब नवरात्रे चल रहे हैं भाई, शेविंग भी नहीं करवा सकते और मैं सच बताऊँ तो मैंने अब ये बाल भी स्टाइल ऐसा है कि हाथ मारो अपने आप ही सेट हो जाते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा कि कम से कम भी 3-4 दिन हो गए जब मैंने फेस देखा। यही है, जो है आपके सामने। समझ गए इस बात को?
तो ये क्यों रखते हैं मेरे को पता नहीं लगे। ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्राथमिक उपचार हेतु निम्नलिखित सामग्री जरूरी है। जैसे क्या होना चाहिए? बेटाडीन होना चाहिए। बेटाडीन आपको पता है आम लोगों के घरों में भी बेटाडीन की ट्यूब मिल जाती है। घाव वगैरह जहां हो जाता है, खून रुकने के बाद आप बेटाडीन ट्यूब लगाएंगे तो घाव जल्दी भर जाएगा और हल्का फुल्का आपको रिलीफ भी मिलता है। सिप्रेट एमोनिया होना चाहिए, डिटोल होना चाहिए घाव धोने के लिए, बोर्नोल होनी चाहिए, ठीक है। दवा पिलाने के लिए गिलास होना चाहिए। ये कुछ एक चीजें हैं। जैसे आगे लिस्ट में भी आप डायग्राम में भी देखोगे, ड्रॉपर होना चाहिए। मान के चलो कोई पीने में सक्षम नहीं है तो उसका मुंह खोल के आप ड्रॉपर से उसके कुछ बूंदे डाल दो, ताकि कोई ऐसी कोई दवाई है जिसमें आप बंदे को होश आ जाए, है ना। कह रहा है कि कैंची चाकू होना चाहिए, ये नहीं कि उसका आप ऑपरेशन करने लग जाओ। कैंची चाकू है तो हो सकता है भी कोई बेल्ट वेल्ट बंधा हो, है ना, कोई कपड़े अभी नहीं खोल पा रहे हो तो हो सकता है आप उसे कैंची से चाकू से उसे कट लगा काट के उसके आदमी को नहीं, कपड़ों को, ठीक है। सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, है ना, कोई महिला वगैरह है काम आ जाती है, ठीक है। स्ट्रेचर होना चाहिए इमरजेंसी में उस बंदे को लेके जाने के लिए। अब ये तो नहीं है अब बंदे को पहले से ही सांस नहीं आ रहा, आपने लाद लिया अपने ऐसे कंधे पर, जान दिखा रहे हो आप, भाई स्ट्रेचर में बंदे को प्रॉपर तरीके से इस वजह से लेटाया जाता है ताकि उसके श्वसन तंत्र चलता रहे। अब किसी के सर पे चोट लग गई, आप उसको लाद के ले जा रहे हो तो सर पीछे की तरफ झुका, दबाव बढ़ेगा तो वो आपका जो रक्त का थप्पा जमता है वो जमेगा ही नहीं। बाहुबली नहीं बनना होता, कभी कभार आपको सूझबूझ से ही काम लेना पड़ता है। और काम लेने पर के पीछे बोलते ना कि तू रुक जा यार मेरे को ले जाने दे जल्दी, अरे भाई ले जाइए जल्दी, जल्दबाजी कीजिए, जान सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कहीं आपके उस डिसीजन में उसका नुकसान ना हो जाए, बचाने के चक्कर में कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेचर होना चाहिए, सुई होनी चाहिए, गाज इत्यादि सामान होने चाहिए। आइए उस लिस्ट के ऊपर उस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ये देख लिया कि भी सेफ्टी पिन्स हो गई, ठीक है। ये आपके कुछ पार्ट हो गए, बैंडेजेस वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है प्रॉपर तो बैंडेज, ये मतलब आपकी पटिया वगैरह जो भी है आपको दिखाई देगी। ग्लव्स हो गए, है ना, ग्लव्स हो गई। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इंस्टेंट कोल्ड पैक हो गया, भाई किसी को मान लो कि ऐसी चोट लग गई, खून का थक्का ना जम जाए तो आप उसको बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीस्पेटिक मतलब क्रीम वगैरह, ट्यूब वगैरह हो गई, ठीक है। ये कुछ घाव को साफ करने वाले, जैसे बच्चों को छोटे बेबी के आते हैं ना, जिसमें जैसे एक तो होता है नेपकिन्स, टिश्यू पेपर नेपकिन बोलते हैं, एक थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है, उससे ना जल्दी से साफ हो जाता है, तो घाव वगैरह को साफ करने के लिए हो जाता है। ये आपकी सीजर्स हो गई, है ना, ये आपकी पिन हो गई, चिमटी बोल देते हैं इसे। ये आई ड्रॉपर हो गई, किसी की आंख में कोई कचरा वचरा चला गया हो तो भाई जलन हो रही हो, नुकसान ही हो रही हो, ठीक है। ये आपकी जो गोली होगी एस्प्रिन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी इसमें चीजें हो सकते हैं अपनी सुविधा है। टॉर्च रख लिया आपने, ये आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर हो गया, ठीक है। और ये आपका मास्क हो गया, प्रोटेक्टिव में आ जाता है ये फर्स्ट एड में आप इमरजेंसी मैनुअल कोई ऐसी आपने दवाई वगैरह डाल ली कि भाई इमरजेंसी में ये दो, तो मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। आपको इनको पर्टिकुलर नाम याद नहीं रखनी, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें इमरजेंसी में काम आ सकती है। क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक तो रंग पूछता है, फर्स्ट एड के बक्स का रंग कैसा होता है? लाल रंग का। निशान भी कैसा? प्लस का। कैसे रंग का? लाल रंग का। सफेद पर्दे पर लाल रंग का प्लस निशान दिखाई। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फर्स्ट एड में समान होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। आप देखते ही बता दोगे कि ये जरूरी है। कौन सा नहीं होना चाहिए? तो कोई बेहुदा सामान नहीं होना चाहिए। आपको क्या है इसमें कोई बेहुदा सामान नजर आ रहा है? कोई भी बेहुदा सामान आपको नजर नहीं नजर आ रहा। आइए फिर भी कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अपने को बनना नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो बेटाडीन सबको पता है किस वजह से यूज करते हैं। बेटाडीन क्रीम हम यूज करते हैं कि कटे जले घाव पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक मिल जाती है हाथों हाथ, है ना। और घरों में तो छोटे बच्चे को ना कोई भी चोट लग जाए ना तो दादी माँ तो ऐसे करती थी कि आजा बेटा सरसों का तेल लगा दो, है ना, उसी से ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चों का पता नहीं, उनके यही होता है बस कुछ लगा दो। घर में कोई नई टूप आ जाए तो उनको लगता है कि ओहो चोट लगी, आजा तेरे टूप लगा दो, इतनी देर में ठीक हो जाते हैं। बच्चे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जिनको छोटा मोटा हल्का फुल्का कट लगा हो, जलन हो गई हो, कोई घाव हो गया तो उस पर बेटाडीन लगाएंगे तो हाथों हाथ आपको आराम मिलेगा और आपको इन्फेक्शन से वो रोक के बताए। पैरासीटामोल को बताने की जरूरत नहीं है किसी को। मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, बुखार के लिए ये आपको रिलीफ देगी पैरासीटामोल। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका, ठीक है, आइब्रूफोन मतलब पैरासीटामोल का साल्ट इसमें इंक्लूड होता है, सबको पता है। घरों में मिल जाती है पैरासीटामोल, बीटाडीन, मेरे घर में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। स्ट्राजिन सबके घर में ही होती है, सबको पता ही है ना। सर्दी जुकाम खांसी नजला
कोई एलर्जी हो गई उसके लिए एस्ट्राजिन का यूज करते हैं हम। तो ये फर्स्ट एड में ये फर्स्ट एड क्या है फर्स्ट एड? तो घरों में तो आपकी ये चीजें मिल ही जाती है, सर दर्द की, बुखार की, एलर्जी की, जुकाम की, है ना, ये चीजें मिल जाती है, बेटाडीन मिल जाती है, आपके ओआरएस का घोल मिल जाता है, इनो मिल जाती है, घरों में तो मिल जाती है। कंपनी में एक बुक्स बना देते हैं, कंपनी में कोई एक वहां अपने घरों में अपनी मम्मी है, कोई बड़ा भाई है, कोई बहन है, पापा है, दादा है, चाचा है, उनको पता होता है कि भाई अपना दवाई वगैरह कहाँ रखी है, सबको पता होता है घर में। लेकिन कंपनी में तो बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और एम्प्लॉय बदलते भी रहते हैं। तो एक फर्स्ट एड बना दिया, एक बॉक्स बना दिया जिसमें पर्टिकुलर चीजें, एस्प्रिन सीने में दर्द और शरीर में हल्के दर्द के लिए, निवारण के लिए, ये तीनों ही आपकी क्या है, तीनों ही वो टेबलेट है जिसमें मांसपेशियों में दर्द, शरीर में हल्की फुल्की जकड़न, बुखार और कुछ दर्द हो, ऐंठन वगैरह हो, तो ये पैरासीटामोल, आइब्रोफिन और एस्प्रिन का यूज करते हैं। एस्प्रिन मेनली सीने में दर्द, चेस्ट में दर्द हो तो उसके लिए यूज करते हैं। बोरलोन का सबको पता होगा, है ना, बड़ी एड की थी वो। बोरलोन बोरोप्लस अलग है लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता ही है। ये जलने के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बोरलोन का प्रयोग करते हैं। और एंटी हिस्टामाइन, ये सबको पता है एलर्जी के लक्षण के लिए, स्ट्राजिन का ही, है ना, एडवांस ये साल्ट होता है, एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, मेरे को तो ये नाम भी नहीं लेने पड़ लिए जाते क्योंकि इंजीनियर रह गए, डॉक्टर थोड़ी ना है। तो कुछ ये चीजें आपके फर्स्ट एड में होनी चाहिए, जिसमें बेटाडीन हो गई, कटे जले पर लगा देंगे तो आपका इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ठीक है। पैरासीटामोल होगी, मांसपेशियों में जकड़न हो, बुखार हो, दर्द हो। आइब्रोफोन सबको पता है दर्द के लिए होती है, सूजन बुखार के लिए, तुरंत रिलीफ के लिए। एस्प्रिन सीने में दर्द के लिए होगी। सिट्राजिन आपके सर्दी जुकाम नजला हो गया। एंटी हिस्टामाइन आपके एलर्जी के लक्षण को रोकने के लिए होगी। और बोरलोन जलने के कारण आपका इन्फेक्शन ना फैले, उस संक्रमण को रोकने के लिए बोरलोन का प्रयोग करें। तो बताइए कि फर्स्ट एड का कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा क्या? वन लाइनर में भी डाल रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी डाल रखे हैं, आप प्रैक्टिस करना। फर्स्ट एड का रंग कैसा? लाल। लाल पर आकृति कैसी? प्लस का निशान, प्लस का निशान फर्स्ट एड, सफेद पर्दे पे लाल रंग। अच्छा तुम भूल गए बताना जरा, बताइए। मना करना, निषेधात्मक साइन, 0% अलाउड है, 0% अलाउड है। देखते हैं तुमको याद है कि नहीं। 0% अलाउड है, लेकिन सर वो तो कह रहा था कि सफेद पर्दे पर काली आकृति और लाल रंग की बॉर्डर थी, लाल रंग की बॉर्डर थी, बिल्कुल सही याद। दूसरा बताइए, आवश्यक है, मैंडेटरी है, तो सर वो 0% अलाउड नहीं था, 0% अलाउड था वो, ये 100% अलाउड है, मैंडेटरी है। तो कैसी आकृति थी? तो हम कहेंगे पीछे नीले पर्दे पर सफेद आकृति, आवश्यक है। फिर था सर किसी को चेतावनी देना, तो ये क्या थी? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, पीले पर्दे पर काली और बाउंड्री भी कैसी? काली रंग की सर, बाउंड्री भी कैसे रंग की? काली रंग की। और एक था किसी को सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, तो वृत्ताकार आकृति बनाइए या सर आप बनाइए वर्गाकार, वर्गाकार बनाइए या वृत्ताकार बनाइए। और हरे पर्दे पर कैसा? सफेद, सफेद रंग का संकेत बनाइए। ये 4 प्रकार के थे, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए कवर कर लोगे क्या? क्या तुम भूलोगे क्या? भूलने दूंगा नहीं भाई मैं, ठीक है। और यहाँ नहीं, है ना, किसी भी चैप्टर में कोई भी चीज नहीं भूलने दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ यार कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उसको सिंपल वे से समझाया जाए। तो क्यों नहीं समझ में आएगा यार? क्या लगता है तुमको? तुम मंदबुद्धि तो हो नहीं, 10वीं करके, मिनिमम 10वीं करके आईटीआई की है, मंदबुद्धि होते तो 10वीं थोड़ी ना पास होती। सर हम तो तुक्के मार के हो गए, नकल से हो गए, ये हो गए, ये हो गया, वो फलाना, फिर भी तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तो पढ़ना लिखना आता है और तुम इस काबिल हो कि ये क्लास देख रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। तो फिर तुमको हो सकता है कि इतने अच्छे से ना समझाया गया हो, इतने अच्छे से ना बताया गया हो, इतने अच्छे से कोई किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो, तो हम करेंगे ना। बस आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए। नीति अगर आपकी खराब है, नीति में आपके भटकाव है, आपकी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो फिर भाई मैं क्या, साक्षात है ना, इधर सरस्वती माता भी तुम पर कोई आशीर्वाद देती, नीति अच्छी नहीं है, नीति के पीछे फल लगते हैं, तो कुछ नहीं होगा। नीति अच्छी रखिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपका किसी भी सूरत पे सिलेक्शन नहीं रोकने देगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है जी विद्युत का झटका। यहां से 101% एक क्वेश्चन आता है। कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर का कोई पेपर सेट उठा के देखना, अपने वो पेपर सेट में ही देख लेना, जो टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन मिलेगा विद्युत का झटका। प्रतिरोध पूछा जाता है। प्रतिरोध के बारे में बेसिक क्लासों में मैंने बताया था कि धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। हम कुछ विद्युत से इतना प्यार करने लग जाते हैं, वो हमें कभी तो दुश्मन नजर आती है और कभी विद्युत के रास्ते में जो प्रवाह डालता है, बाधा डालता है, वो दुश्मन नजर आता है। प्रतिरोध को कभी कभार तो हम दुश्मन मान लेते हैं। प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला, और धारा से सारे काम, विद्युत के वोल्टेज और करंट से ही, है ना, धारा के मान से तो सारे काम होते हैं, तो हम प्रतिरोध को दुश्मन मान लेते हैं।
भाई ये दुश्मन है। जैसे रोड पे आए हुए ब्रेकर दुश्मन मान लेते हैं, नहीं भाई, वो ब्रेकर भी दुश्मन नहीं है, ये प्रतिरोध भी दुश्मन है। वो ब्रेकर कहीं न कहीं आपकी सेफ्टी और नियर बाय लोकेशन में जो संघन क्षेत्र है, उसमें लोगों की सुरक्षा के लिए ब्रेकर बनाए गए हैं, ताकि आपकी भी सुरक्षा हो और वहाँ पे रहने वाले लोगों की भी हो। तो प्रतिरोध का भी कुछ इसी प्रकार से यूज़ होता है कि सर्किट को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, जहाँ पर आप करंट का यूज़ कर रहे हो, उस वोल्टेज के बेस पे उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका प्रतिरोध का यूज़ किया जाता है। समझ गए? तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है धारा के प्रवाह में बाधा डालना। तो विद्युत का झटका कब लगेगा? जब धारा का मान बहुत आसानी से अपनी बॉडी से निकल जाए। धारा अपनी बॉडी से निकल जाए तो आपके विद्युत का झटका। और हमने अपनी सुरक्षा में, व्यक्तिगत सुरक्षा में बहुत जोर देके कहा था कि मोटे सोल के, अच्छे मोटे सोल के रबड़ वाले जूते पहनो, क्योंकि उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि विद्युत को रोकने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और जो विद्युत को रोकता है उसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत को रोकने वाला प्रतिरोध है। तो हमने प्रतिरोध अगर होगा तो विद्युत का जितना ज़्यादा प्रतिरोध, उतना ही कम विद्युत का झटका लगने का चांस। और जितना कम प्रतिरोध, आपने चप्पल पहन रखी है, आपने गीले पाँव की चप्पल चप्पल पहन रखी है, चप्पल पहन लेंगे तो भी बच जाएँगे, लेकिन पाँव गीले हैं, गीली चप्पल है, तो झटका लगेगा, बिना चप्पल तो लगने नहीं। ठीक है? फिर तो हल्का झटका भी आपको ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध, वो आपको डिसाइड करना है कि धारा के प्रवाह में कितना बाधा डालना है, तो आपको विद्युत का झटका उतना ही कम लगने के चांसेस। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? किस मान पर विद्युत का झारा झटका आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? कितना एम्पीयर का करंट, कहाँ आपकी जान जा सकती है, कहाँ आपको सिर्फ आपको महसूस होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्युत का झटका, है ना? जोर का झटका हाय जोरों से लगा, वही है ये। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर विद्युत धारा का मानव शरीर में प्रवाह असहनीय और दर्दनाक होता है। कितने वोल्ट पर? 90 वोल्ट। कितने वोल्ट पर भाई? सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक, 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से अधिक। अगर कोई जिस, वैसे तो धारा के करंट से रिलेटेड एम्पियर से पूछता है, लेकिन वोल्टेज में पूछे तो कितना? 90 वोल्ट। 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर विद्युत धारा का मानव शरीर से प्रवाह हो जाना असहनीय और क्या होता है? दर्दनाक होता है। अच्छा एक बात और सुनो, कि ये सर धारा तो तब बहती है ना जब कोई सर्किट पूरा हो। धारा का प्रवाह उसी में से होता है जब जहाँ कोई सर्किट कंप्लीट हो जाए, वहां से धारा का प्रवाह होगा। तो सर हमारी बॉडी से, शरीर में से करंट निकल के प्रवाह होके सर्किट कैसे पूरा हुआ? तो आप जिस पे खड़े हो वो क्या है? वो अपनी धरती माता है। और धरती माता का प्रतिरोध आपका क्या होता है? पेपर में यही क्वेश्चन सबका ज्यादा गलत होता है। अनंत होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी होता है, इतना अनंत प्रतिरोध होगा, आप गलत हो। पृथ्वी का प्रतिरोध नैगण्य, मतलब नय के बराबर होता है, शून्य या फिर बिल्कुल ही कम होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा पिंड है, इसमें अगर धारा चली भी जाएगी, आकाशीय बिजली भी गिर जाएगी, तो किसी को करंट का झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि पिंड ही इतना खगोलीय बड़ा, इतना खगोलीय पिंड है। तो जैसे मान के चलो अपनी इतनी बॉडी है, और जो हम मोबाइल चार्जर जीभ से टच करते हैं तो फर्क भी नहीं लग, पता भी नहीं लगता, थोड़ा सा हल्का सा सेंसिटिव सा महसूस होता है। इतनी बॉडी के आगे वो तो बहुत ही कम एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में उस करंट को महसूस नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से इतनी बड़ी अर्थ है ना, बहुत बड़ा खगोलीय पिंड, और उसमें आकाशीय बिजली भी अपने वाले तो 11,000 33,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी आकाशीय बिजली पड़ती है तो भी किसी को झटका नहीं लगता, वो जहां जिस पे गिरेगी उसको तहस नहस तो कर देगी, बाकी को करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस पूरे करंट को पृथ्वी अपने अंदर समाहित कर लेती है। अगर समाहित कर लेती है तो इसका मतलब प्रतिरोध वहां क्या है? जो है शून्य है। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत नहीं होता, शून्य होता है, क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो हमने, जैसे ये कोई मशीन है, इसमें से करंट आ गया और मैंने इसको टच किया, तो अपने से ये करंट जाके पृथ्वी में चला गया। सर्किट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? तो सर्किट पूरा होगा तभी आपको विद्युत का झटका महसूस होगा। समझ गए इस बात को? तो 90 वोल्ट का कोई वोल्टेज का करंट अगर गुजर जाए तो असहनीय और दर्दनाक होता है। इसके ज्यादा वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाह के कारण व्यक्ति को खतरनाक झटका महसूस होगा। 90 वोल्ट पे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा होगा तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है, जिसे विद्युत का झटका कहते हैं। 90 वोल्ट तक तो सहन कर जाओगे, महसूस तो होगा, लेकिन 90 वोल्ट से ज्यादा होगा तो फिर आपको विद्युत का झटका, बच गए। ठीक है, ऐसे वाला झटका। विद्युत झटके से होने वाली क्षतियां क्या क्या हो सकता है? देखिए, नॉर्मल केस में शरीर पे छाले पड़ सकते हैं भाई, शरीर पे छाले पड़ सकते हैं। फिर कह रहा है कि व्यक्ति के शरीर का कोई अंग, मांस जल सकता है। देखे होंगे आपने अपने गांव में,
कोई इलेक्ट्रिशियन था, एएलएम था, आज तो चलो रिटायरमेंट की उसका एक हाथ जला हुआ है। सबसे पहले जब झटका लगता है ना तो शरीर का वो अंग का मांस जलता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब जहाँ पर बहुत ही सॉफ्टनेस होती है। जैसे कहाँ तक आपने देखा होगा पेट की, पेट सुंडी के आजू-बाजू, ये नाभि है, यहाँ इसके आजू-बाजू ना आपको सफ़ेद-सफ़ेद दाग नज़र आएँगे। आप पूछोगे ये क्या हो गया अंकल? कहेगा यार बिजली का झटका लगा था। आर्मपिट में यहाँ, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब जो वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर जो रेगुलर काम करते रहते हैं, किसान मज़दूर होते हैं, उनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आपको पता है यहाँ खुजली वगैरह हो जाती है। क्यों हो जाती है? मज़दूर आदमी बेचारा नहाने का शाम को इतना थका रहा होता है, नहाने की हिम्मत नहीं होती, है ना? तो वहाँ ये सेंसिटिव अंग है, यहाँ पर यहाँ जाँघों में, तो यहाँ पर आपके विद्युत का झटका लगा तो सबसे पहले इन्हीं का मांस जलेगा या फिर आपके पगथलियों में, है ना? आपकी हथेली का मांस जल जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट है। आपके यहाँ के कंपैरिज़न में ये क्या है? सॉफ्ट है, आपको पता होगा इस बात का। तो वो कह रहा है कि व्यक्ति के शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, शरीर का कोई अंग का मांस जल सकता है, व्यक्ति का श्वसन अवरुद्ध हो सकता है, भाई सांस रुक सकता है, सांस लेने में तकलीफ क्या, सांस रुक सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। ये सारी चीजें मतलब एक एक चीजें आगे धीरे धीरे लिंक होती चलेगी। ऐसा कुछ हो जाए तो इमरजेंसी में क्या करें, है ना? इमरजेंसी में क्या करें? हाँ भविष्य, तो फिर कह रहा है कि हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नॉर्मल केस में क्या कहा कि शरीर पे छाले पड़ सकते हैं, शरीर का कोई अंग का मांस जल सकता है, श्वसन रुक सकता है, रक्त प्रवाह रुक सकता है, रक्त प्रवाह रुकेगा हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, श्वसन रुकेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और 3 मिनट के बाद जो गोल्डन टाइम होता है वो निकल जाएगा और फिर आपको पता है कि भाई दिक्कत ही दिक्कत है। और आपकी आपके रक्त रुकने से यानी कि श्वसन या फिर आपके हार्ट के रुकने से आपके मस्तिष्क में से सांस न जाने की वजह से आपकी क्या हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है विद्युत का झटका। अब यहाँ पर फोकस करना है, इस पे फोकस करना है कि कितनी एम्पीयर की धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी एम्पीयर की धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर ये विद्युत के झटके से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, तो सर इसमें समझना क्या है? तो देखो ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि कितनी एम्पीयर की धारा इंसान की जान ले सकती है। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा। कहाँ तक आपका संवेदनशील होता है कि सिर्फ हल्का सा महसूस होता है, कहाँ पर मांसपेशियों में सिकुड़न या झटका अच्छे वाला तेरी लग गया करंट ऐसा। और एक बनेगा कि भाई शुष्क शरीर का, शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? आपने सुना होगा 1 लाख से 6 लाख, 1 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। और गीली त्वचा का मतलब 1000 ओम से प्रतिरोध मापते किसमें? प्रतिरोध मापते ओम में, तो 1000 ओम या 1000 ओम से कम होता है तो भाई झटका लगेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया है कि हैंड टू हैंड और ईयर टू ईयर, कान से कान तक और हाथ से हाथ तक कितना प्रतिरोध होता है। कराऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल से याद करा के भेजूंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले तो इसको निपटाते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान नहीं देने ज्यादातर। यहाँ देखिए, जब मैं बात करूं 0 से लेकर 5 एम्पियर तक, है ना? 0 से लेकर 5 एम्पियर, ये वाला कौन सी विंडो हो गई? 0 से लेकर 5 एम्पियर नहीं, 0 से लेकर 5 क्या? मिली एम्पियर। एम्पियर में तो छुट्टी हो जाएगी। एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1 एम्पियर में तो छुट्टी हो जाती है। तो 0 से लेकर 5 क्या बोलेंगे? 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर तक। हमें सिर्फ क्या होता है? हमें सर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हल्का सा झटका महसूस होता है, इसको क्या बोल देंगे? संवेदनशील होता है। 0 से लेकर 5 एम्पियर मिली एम्पियर तक क्या होता है? संवेदनशील, है ना? शील, संवेदनशील झटका महसूस होता है, ठीक है? ये संवेदनशील है, मतलब इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये संवेदनशील रहेगा, ठीक है भाई? संवेदनशील रहेगा। अच्छा फिर मैं बात करता हूँ 10 से लेकर 20, ये वाली विंडो, इस विंडो पे आ जाओ, यानी कि 20 एम्पियर पर, 20 किस पे? 20, 10 से 20 बोल दो, है ना? या फिर आपको मैक्सिमम वाला ध्यान रखना है, 5 मिली एम्पियर पर 5 मिली एम्पियर तक संवेदनशील। मिली एम्पियर ध्यान रखना, मिली एम्पियर, एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 एम्पियर वहां जाके है जिसमें 100 वाट के बल्ब आप ऑन कर सकते हो। इतना 100 वाट के बल्ब, और कितने? लाइट विल 100 वाट बल्ब 100 वाट के बल्ब को ऑन कर सकता है। तो ध्यान रखना ये मिली एम्पियर है, तो 10 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक, तो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत का झटका महसूस होगा। वो संवेदनशील है, हल्का फुल्का, जैसे मोबाइल फोन के चार्जर वाला कितना का झटका पता नहीं लगता, झंझनाहट सी लगा यार, सर कुछ महसूस सा हुआ है।
लेकिन यहाँ मिली एम्पियर में मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना है, जैसे 0 से लेकर 5 तक है तो 5 मिली एम्पियर, 10 से लेकर 20 है तो 20 मिली एम्पियर। यहाँ हमें क्या होगा, है ना, दर्दनाक झटका महसूस होगा। क्या होगा, झटका महसूस होगा। तो हम लिख देते हैं दर्दनाक झटका, दर्दनाक झटका महसूस होगा। ठीक है, ये दर्दनाक झटका महसूस होगा। मांसपेशियों में सिकुड़न भी हो सकती है, मतलब जकड़न महसूस होगी, मांसपेशियों में जकड़न। मैं बाद में लिख दूंगा, समझ गए ना आप। दर्दनाक झटका महसूस होगा, मांसपेशियों में जकड़न महसूस होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं कि अगर मैं विंडो को थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं विंडो को थोड़ा और बढ़ा दूं और मैं बात कर लेता हूं कि कहां तक, सर ये बात कर लेते हैं आपकी 50, मतलब 20 से आगे बढ़ेंगे आप, 20 से आगे बढ़ेंगे तो 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका महसूस होगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ 50 मिली एम्पियर, ये वाले विंडो पे आ जाते हैं कि 50 मिली एम्पियर पर, कितने पर, 50 मिली एम्पियर पर आपका क्या होगा, तो 50 मिली एम्पियर पर सर अब हमारे लिए वो झटका झटका ना रहकर हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, यानी कि हृदय घात की संभावना बन जाती है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं भाई, हृदय घात रुकने के चांसेस बन जाते हैं, यानी कि हार्ट बीट स्टॉपेज हो जाता है। अब आपकी क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमसे पूछेगा कि इंसान की मृत्यु कितने एम्पियर पे जाके हो जाती है। तो अब ध्यान रखना, वो ना जहां जैसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, इंसान की मौत, एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी आपको क्वेश्चनों से आइडिया भी लग जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का झटका इंसान की जान ले सकता है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे दिया 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। दूसरा ऑप्शन दे दिया 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। तीसरा ऑप्शन दे दिया 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। और चौथा ऑप्शन दे दिया 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। आप बताइए, सर आपने कहा था हार्ट अटैक 50 मिली एम्पियर पे हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना, हो जाता है। अगर आपने टाइमली कुछ ही चंद सेकंडों में आप अगर उस सर्किट से अलग नहीं हो तो मौत हो जाएगी। तो सर फिर कौन सा ऑप्शन 50 पे हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना, आपको बड़े से बड़े ऑप्शन की तरफ जाना, 100 मिली एम्पियर की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, मान के चलो एक ऑप्शन ऐसा दे देता मैं, 100 मिली एम्पियर पर पता है निश्चित मौत हो जानी है अपनी, निश्चित मौत हो जानी है। लेकिन मान के चलो यहाँ ऐसे आ जाए 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, या फिर मैंने बोला 200 ना बोल के मैंने 1 एम्पियर बोल दिया, मिली से 1 एम्पियर बोल दिया, तो बताइए कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे। यानी कि हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हो। समझ रहे हो बात को। तो मौत होने की संभावना कहां से, 50 से स्टार्ट हो जाती है। 20 पे ना इतना झटका महसूस होता है कि भाई आदमी ना काफी देर के बाद होश में आता है, फिर घी दूध पिलाया जाता है, हल्दी गिर के पिलाया जाता है ना, हाथ पांव मसले जाते हैं, थोड़ी देर लेटाया जाता है। 20 पे अच्छा खासा झटका। 20 पे जो बच्चा है ना, वो सोच लीजिए वो ये कहेगा भाई बाल बाल बच गया था, मर जाता उस दिन में, तो वो 20 का था। अब सोचिए 50 पे क्या है, 50 पे आपकी हार्ट बीट स्टॉपेज हो जाएगी। अब 50 से लेकर 100 तक नेक्स्ट बिंदी की बात करें, यहाँ पर देखिए आप लिख रखा है इसने कि हार्ट बीट स्टॉपेज, यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस, हृदयघात की चांसेस तो हो गए 50 से, लेकिन वो कह रहा है कि 50 से लेकर 100 तक, यानी कि 100 मिली एम्पियर पर, किस पे, 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित ही क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, निश्चित मौत हो जाएगी, निश्चित मौत हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हो सर, हार्ट अटैक तो आपने वही बता दिया, हृदयघात की संभावना तो आपने यही बता दी। भाई वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर संभावना ही रहती है, 50 पे कोई बंदे को अलग नहीं किया तो वो मरे, मौत तो निश्चित है ही, लेकिन बच भी सकता है, कर्म अच्छे किए हो, है ना, कोई अच्छे कर्म कर रखे हो तो बचने के चांसेस रहते हैं, है ना। लेकिन 100 पर तो क्या होगी, 100 पर निश्चित आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो अब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान देना है वो है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो मैंने क्वेश्चन वो बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन वाला आपको ऑप्शन चूज करना है, कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा दे रखा है ना, मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। फिर आपको पूछेगा कि कौन सा संवेदनशील होता है, भाई हल्का फुल्का महसूस हो तो 5 एम्पियर, 0 से लेकर 5। तो 20 तक है तो दर्दनाक झटका, 30 से आगे बढ़ेंगे तो 50 तक जाएंगे, 30 40 50, वहां तक आपका हार्ट अटैक की क्या रहती है, संभावना रहती है। क्या रहती है, संभावना। क्या रहती है भी, संभावना रहती है। मतलब बच भी सकते हो, अच्छे कर्म कर रखे हैं, लेकिन चांसेस आपके कम है। लेकिन यहाँ 100 मिली एम्पियर पर आपकी क्या है, निश्चित, 100 मिली एम्पियर पर क्या है, निश्चित में। और 100 मिली एम्पियर 200 300 400 500 700 1000 पे जाएंगे। 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर मतलब किसके बराबर हो गया सर, 1000 मिली एम्पियर बराबर हो गया 1 एम्पियर के। 1000 मिली एम्पियर किसके बराबर हो गया सर, 1000 मिली एम्पियर हो गया किसके बराबर, 1 एम्पियर के।
तो 1 एम्पियर जो करंट होता है ना, अगर मान के चलो इन सारों में से 1 2 3 4 चार ऑप्शन दे दे के बताइए कि निम्नलिखित में से किस पे मौत होगी, मजबूरी में हमें 1 एम्पियर पे ही लगाना पड़ेगा निशान, वरना मौत तो 50 भी हो सकती है। ठीक है, तो 1 एम्पियर ना इतना ज्यादा मतलब अपना लाइटिंग करता है कि 1 एम्पियर यानी कि 100 मिली एम्पियर एक इंसानी जान को तो लेने के मतलब कोई औकात ही नहीं इसकी। ये कह रहा है कि ये 100 वाट के लैंप को ऑन करने के लिए सक्षम है और ये एक साथ 20 वयस्क बच्चों की जान ले सकता है। 1 एम्पियर ना 20 मतलब हट्टे-खाटे जो अच्छे खासे जवान है ना वयस्क की जान ले सकता है, इतना ये धारा है। 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है, का कारण बन सकता है। ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हल्के मत लेना। तो कह रहे हैं कि 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है क्या? 1 एम्पियर। यहाँ बात हो रही थी मिली एम्पियर। तो बताइए निश्चित मौत तो यहाँ 50 पे 100 पे निश्चित है, 50 पे संभावना है ना, 60 पे 70 पे मिली में है, ये मिली एम्पियर। लेकिन मैं बात करूं 1000 मिली एम्पियर 1 एम्पियर के बराबर है, वो 20 वयस्क की मौत के क्या कर सकता है, कारण बन सकता है। 20 वयस्क व्यक्तियों की वो एक साथ मौत कर सकता है। और लाइटिंग विल लाइट अप टू 100 वाट बल्ब, 100 वाट के बल्ब तक की उजाला देने में सक्षम है। ये इस टेबल से यही क्वेश्चन 0 से लेकर 5 तक हल्का संवेदनशील है, कुछ नहीं महसूस होगा, संवेदनशील है, झंझनाट होकर रह गई है ना, जो सेंसोडाइन की एड आती है संवेदनशील है। फिर 20 एम्पियर तक विद्युत का झटका, 50 पर हार्ट अटैक की संभावना, 100 पर निश्चित, और 1000 पर 1000 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है, 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है। अब यहाँ से देखिए दो चीजें यहाँ देखनी है। पहले तो ये देखते हैं, पहले तो जो क्वेश्चन पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आता है उसके शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। अच्छा, प्रतिरोध को किस में मापते हैं सर? प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। ये ओम का साइन हो गया, किसमें मापा जाता है जी? प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। ये इसका सिंबल है और ऐसे लिखा जाता है हिंदी में ओ में ओम लिखा जाएगा, ठीक है, ओम में मापा जाता है। ठीक है, तो शुष्क त्वचा का जो प्रतिरोध रहता है, शुष्क त्वचा का सर जो प्रतिरोध रहता है वो कितना होता है, तो हम कहेंगे 1 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर कहाँ तक? 6 लाख तक, 1 लाख से 6 लाख तक। बहुत काम की बात बताऊंगा मैं यहाँ आपको, आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान भी होगा और काम भी आएगा इनके। 1 लाख से लेकर कहाँ तक? 6 लाख तक। अच्छा, गीली त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो हम कहेंगे 1000 तक, 1000 ओम तक, 1000, 1 लाख से 6 लाख मापते किसमें? ओम में। तो 1 लाख से 6 लाख क्या बोलेंगे? ओम। ये ओम का साइन, 1000 ओम तक, इससे कम ही मिलेगा क्योंकि गीली त्वचा की बात कर रहे हैं तो ये कोई निश्चित नहीं है, तो इससे कम ही मिलेगा। तो जैसे शुष्क त्वचा का 1 लाख से लेकर 6 लाख तक लिया है, तो गीली त्वचा का क्या बोलेंगे? 1000 ओम तक। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, ड्राई स्किन का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से 6 लाख पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। और वेट स्किन का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 ओम तक आपको प्रतिरोध नजर आएगा। प्रतिरोध मतलब जो धारा के प्रवाह में क्या डाले? बाधा डाले। अब सुनना मेरी बात को, जब मैंने पीछे बेसिक क्लास ली थी, अच्छा दो दो और ये याद करो, पहले पहले इन दो को याद करते हैं, फिर यहाँ में इसके ये जो लिख रखा है ना इन दो को और याद करते हैं। एक तो है भाई हैंड टू हैंड, क्या बोलेंगे? हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड यानी हाथ से हाथ का प्रतिरोध, हाथ से हाथ का प्रतिरोध। तो हाथ से हाथ का प्रतिरोध कितना होता है? 500 ओम। कितना होता है? 500 ओम। क्योंकि भाई गीली त्वचा का कितना है? 1000 ओम। तो हाथ से हाथ मतलब पूरी बॉडी से तो करंट नहीं गुजरेगा, सर्किट यहीं से पूरा हो जाए, हाथ से हाथ, ये कोई माध्यम मिल जाए सर्किट को गुजरने का, मशीन से टच हुआ ऐसे कोई माध्यम मिल जाए। पूरी बॉडी होती है तो पूरी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन है ना, उनमें से गुजरेगा, तो फिर भी गीली त्वचा का 1000 ओम है, लेकिन हाथ से हाथ तक कितना है? 500 ओम तक है। कितना है? 500 ओम तक। और एक है ईयर टू ईयर, ईयर मतलब कान से कान तक का, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो लिख रखा है कि ईयर टू ईयर का प्रतिरोध मात्र होता है 100 ओम। कितना होता है? 100 ओम। पहले तो इन चारों को याद कर लो। सूखी त्वचा का 1 लाख से 6 लाख। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, सूखी त्वचा का प्रतिरोध कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1 लाख से बड़ा कोई भी ऑप्शन हो, मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पहला ऑप्शन दिया उसने बोला 2 लाख, कितना? 2 लाख। दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया 1 लाख, 1 लाख। तीसरा ऑप्शन दिया उसने बोला 4 लाख, है ना। चौथा ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन दिया
बोला उसने 50,000, 50 के 50,000, बताइए किस पे जाएंगे? तो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बात, 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना। जिस प्रकार से निश्चित मौत किस पे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा करंट पर। गीली सूखी तपचा का प्रतिरोध कितना होता है? 1 लाख से 6 लाख। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाले पे हम जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 लाख नजर आए। ठीक है, समझ गए इस बात को? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर सूखी तपचा का, गीली तपचा का कितना? 1000 ओम, मात्र 1000 ओम। मतलब वहां पर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। इस वजह से कहते हैं कि चप्पल पहन लेनी चाहिए, सूखे पाँव हो, गीले शरीर ना हो। बाथरूम में ज़्यादातर आपके बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं वो विद्युतकार, जो आपके बाथरूम में शॉवर वाले बाथरूम और उसमें अंदर ही प्लग लगा देते हैं। उधर से वॉशिंग मशीन का प्लग दे दिया, उधर से ही आपके गीजर का दे दिया और उधर ही पानी गिर रहा है और आपकी बॉडी भी गिर रही है। कभी भी ऐसा रिस्क नहीं। समझदार बनिए यार, समझदार, जीवन एक बार मिला है। तो गीली तपचा का कितना? 1 लाख से लेकर 6 लाख तक हो। सूखी तपचा का कितना? 1000 ओम तक, है ना, 1000 ओम तक। और हैंड टू हैंड का 500 ओम। और आपके कान से कान तक बिल्कुल छोटा सा स्थान है, तो कान से लेकर कान तक का मात्र 100 ओम। मात्र क्या है? 100 ओम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। मेरा नाम मैंने याद करवाया था, याद करो। V इज इक्वल टू क्या बताया था? I इंटू आर। यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था जब मैंने बेसिक क्लास डाली। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये मेरा नाम है V आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि कितनी धारा गुजरे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R हो जाएगा। इस फॉर्मूले से तुम अच्छे से वाकिफ हो कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? V अपॉन में R। वोल्टेज बटा में रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटा में रेजिस्टेंस। हम ये बताने वाले हैं कि ये कितनी धारा आपके लिए कैसे निकलती है, किस प्रकार से आपके लिए घातक से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान तो ज्ञान ही होता है भाई, काम आएगा। घरों में क्या? 220 वोल्ट, 110, 220 वोल्ट, यही है ना? 210, 120। तो 110 वोल्ट पे हम सारी कहानी देख रहे हैं। 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर आपकी ड्राई स्किन, सूखी त्वचा कैसे रिस्पॉन्स करती है। 110 वोल्ट पर आपकी गीली त्वचा कैसे रिस्पॉन्स करती है। 110 वोल्ट पे आपका हैंड टू हैंड का क्या सीन रहता है। 110 वोल्ट पर आपके ईयर टू ईयर का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं सूखी त्वचा का। सूखी त्वचा का प्रतिरोध बताओ 1 लाख से लेकर 6 लाख ओम तक। तो I इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन में R। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 110 वोल्ट, दिखाई दे रहा है ना आपको? वोल्टेज है 110 वोल्ट। और आपकी बॉडी का जो प्रतिरोध है, जो धारा के मान को रोकेगा, धारा के प्रवाह को रोकेगा, वो 1 लाख है। वो कितना है? 1 लाख है। एक जीरो से, ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं सारा इरेज कर दूंगा ये बाद में, लेकिन समझा रहा हूं। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और बटा में ये जीरो है जो पॉइंट बन जाएगी, ये बन गई। अब नीचे कितनी जीरो बच गई? 3। 3 जीरो, 10 की पावर 3, ऊपर जाके 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 क्या बताता है? माइक्रो। माइक्रो नहीं, मिली। मिली बताता है। 10 की पावर -3 मतलब मिली को बताता है, मिली। और 10 की पावर -6 किसको बताता है? माइक्रो को बताता है। किसको बताता है? माइक्रो। तो ये बन जाएगा 1.1। 1.1 बना क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गई, और एक जीरो को 1.1, और 10 की पावर नीचे 3 बचेगा। 10 की पावर -3 है, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? मिली बन जाएगा। 1.1 मिली एम्पियर। और 1.1 जीरो से लेकर 5 तक तो हमें पता ही नहीं लगता, संवेदनशील होता है। तो मतलब जो घरों में आता है और अपना शरीर, घरों में आता है 220 वोल्ट, हम बात कर रहे हैं 110 वोल्ट। घरों वालों को ऐसे नहीं सूखी तपचा उंगली दे दो तुम, छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो 220 240 है। हम बात कर रहे हैं 110 वोल्ट पे। ये किसके अकॉर्डिंग है? यूएसए के स्टैंडर्डाइज के। वहीं से तो नियम बने हैं। ओशो कहाँ की है? अमेरिका की एक संस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर कहते हैं कि सूखी तपचा पर तो 1.1 110 पे जो वहां के जो लोग हैं ना, उनकी सुरक्षा का कितना ख्याल रखा गया है कि वहां पर 110 वोल्ट का प्रचलन है। तो वहां पर 110 वोल्ट पे सूखा अगर शरीर हो, तो अगर किसी इंसान को टच भी हो जाए तो उनकी मौत नहीं होगी, वो तो उनको हल्का सा झटका लगेगा। अब गीली तपचा पे आ जाओ। गीली तपचा का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1000 ओम। वोल्टेज कितना है? 110। 110 बटा में आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। वोल्टेज बटा में प्रतिरोध, वोल्टेज बटा में प्रतिरोध। वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस आर में मापते हैं, और वो ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने देखा 110 वोल्ट और नीचे है 1000 ओम। जीरो से जीरो कट गई, है ना? जीरो से जीरो कट गई, ये कट गई जीरो से जीरो। ठीक है, क्या बचा? 11/100। 11/100 का मतलब 10 की पावर 100 की, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को काटिए मत। आप बताइए नीचे क्या है? सर नीचे है 3 जीरो। 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3, ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा। और 10 की पावर -3 किसको बताता है?
मिली को, यानी कि ये बन जाएगा 110 मिली एम्पियर। और आपकी मौत कितने मिली एम्पियर के बाद होना स्टार्ट हो जाती है मेरे भाई? आपकी मौत 50 मिली एम्पियर पर हार्ट अटैक की संभावना है, इससे ज़्यादा पर आपकी मौत निश्चित है। यानी कि 110 पे तो आपकी टाई फीस हो ही जानी है। तो इस वजह से वहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका शरीर गीला ना हो, क्योंकि गीले शरीर में से 110 वाला जो वोल्ट है, 110 वोल्ट वाला करंट है, वो भी आपके शरीर से 110 मिली एम्पियर के करंट को प्रभावित। सूखी त्वचा पर प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख, तो वहाँ पर प्रति धारा का मान 1.1 मिली एम्पियर पता भी नहीं लगेगा। गीली त्वचा का प्रतिरोध 1000 ओम, और 110 वोल्ट को 1000 से भाग किया तो ये आ गया 110 मिली एम्पियर, और 50 मिली एम्पियर पर हार्ट अटैक की संभावना रहती है। अब देखो हैंड टू हैंड में प्रतिरोध है मात्र 500 एम्पियर, 500 ओम प्रतिरोध है, 500 ओम, तो 110 बटा में 500, 110 बटा में 500, जीरो से जीरो कैंसिल, काटेंगे तो आ जाएगा 220 मिली एम्पियर। 100 पे तो निश्चित बता रहा है। कान से कान वाले छोटा सा एरिया हल्का टच हो गया तो के साथ टाइ टाइ टू टू भी बोल जाएगी। बोल रहा है कि कान से कान का प्रतिरोध मात्र 100 ओम है। 110 बटा में 100 मतलब 1.1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, और 1 एम्पियर यानी कि 1000 मिली एम्पियर 10 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है। 10 नहीं 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली आपको ध्यान रखना है ये 3-4 डाटा। 5 पे संवेदनशील, 10 पे दर्दनाक झटका, 20 पर आपके हार्ट अटैक। दर्दनाक झटका मतलब आपकी मांसपेशियों में सिकुड़न, सिकुड़न मैं लिख दूंगा बाद में, लिखना नहीं आएगा मेरे को। 20 पे हार्ट अटैक की संभावना है 1000, 100 पर आपकी निश्चित मौत है, ये मिली एम्पियर में। वो आपका 1000 मिली एम्पियर 1 एम्पियर के बराबर है, 20 बेशक की मौत का कारण बन सकता है। 100 वाट के बल्ब को जलाने में वो सक्षम है। और हमने बताया कि सूखी त्वचा का जो प्रतिरोध है वो 1 लाख से 6 लाख ओम तक रहता है, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, गीली का 1000 तक। आपका हैंड टू हैंड तक और कम हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और आपके कान से लेकर कान तक का मात्र कितना होता है, 100 ओम होता है। तो पंगा नहीं लेना, ठीक है भाई। ये आपको मैंने बताया, पता ही आपको I इक्वल टू वी अपॉन में आर, और हमने इस टेबल को देखा। गीली तपचा सूखी तपचा पर 1.1 पता ही नहीं लगेगा, गीली तपचा पर 110 मिली एम्पियर जा रहा है, तो 50 से ज्यादा मौत हो जाती है। हाथ से हाथ वाले में कोई रोक ही नहीं सकता, और कान के कान वाले में तो पटाखा बजने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये थी आज आपकी सेकंड क्लास। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ पढ़ लेना, चाहे याद भी हो जाए। ये आदत शामिल करनी कि इजी टॉपिक चल रहे मेरे भाई, कि इजी टॉपिक चल। आगे चलकर कुछ ऐसा कंटेंट आएगा जिसमें मैं ऐसी ऐसी वैल्यू लिखूंगा, समझाऊंगा। मैं तो मेरी तरफ से पूरा 101% दूंगा। आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि मेरा योगदान मात्र 1%। चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, भाई पेपर में आपको बैठना है, आपको अपना 100% देना है। आपकी नीति के पीछे पर लगेंगे, आपके कर्म काम आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके माँ बाप के आशीर्वाद, आपकी वेल विशेज आपके साथ ही तब सिलेक्शन है। मैं कितना ही बढ़िया पढ़ाऊं, और भी कोई टीचर कितना भी बढ़िया पढ़ाए, सच मायने में लगता है बच्चों को कि टीचर के बलबूते पे सिलेक्शन हो गया। मैं टीचर होते हुए भी यही कह रहा हूँ, सिलेक्शन उस बच्चे को, क्योंकि इन मान के चलो, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे से 20,000 बच्चे होंगे अब की बार, उसमें से 1000 बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो 1000 के 1000 मेरे के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मैं 1000 के 1000 की सिलेक्शन की, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा उन 1000 में से ही। अगर 999 का हुआ है और एक का नहीं हुआ, तो एक वही बच्चा है जिसने मेहनत की, क्योंकि वो सोच रहा था कि गुरुजन 99% है, मैं 1%। नहीं, वो गलत है। गुरुजन 1% है और आप 99% हो। 99% आपके एफर्ट काम आएंगे, मेरा तो एक माध्यम। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।